चलेंगे, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा जी, इसी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं अभी पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, वो कंसीडरिंग दा के बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। ये एक प्रेम्बल मैंने आपको बताना है, वो फिर किसी दिन बता लेंगे। इसका थोड़ी सी मजीद जो मतलब क्लासिफिकेशन है कि चैप्टर होते हैं, चैप्टर्स के आगे उसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के आगे डिवीजन होती हैं, तो ये खैर अभी नहीं बता रहा, लेकिन ये बताऊंगा सही, ये कानून को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी खैर हम चलते हैं इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। याद रखिएगा कि जिस तरह से हम कहते हैं कि फलां बंदा जी अपने आप को उसने फलां कॉलेज में फलां यूनिवर्सिटी में उसकी एनरोलमेंट हो गई है, तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग अपनी एनरोलमेंट करवाते हो एफबीआर के साथ। कोई इंडिविजुअल हो, वो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, वो कंपनी हो, वो अपने आप को एनरोल करवाएंगे। तो चलें, वो तो हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि एनरोलमेंट क्या चीज़ है। एन इंडिविजुअल, अ कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? पार्टनरशिप को बोलते हैं। और अ फॉरेन नेशनल, यानी कि इमर के फॉरेनर भी अगर चाहे तो वो भी क्या कर सकता है? शेल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है या उसको रजिस्टर्ड माना जाएगा व्हेन दे आर इनरोल्ड ऑन द आईरिस पोर्टल। आईरिस पोर्टल क्या है? एफबीआर का क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? या क्लास है मेरा भाई, मतलब आपने सुननी नहीं है बात को और आपने कहा बस ठीक है। अच्छा जी, ई एनरोल्ड अपने आप को आइरिस पोर्टल पे करवा लेंगे। अब आइरिस पोर्टल क्या है मेरे भाई? आइरिस पोर्टल एफबीआर का एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हो। इसी पोर्टल पे आपकी रिटर्न फाइल होती है, वो इनकम टैक्स की हो, सेल टैक्स की हो। अभी पोर्टल मैंने खोला नहीं है, आपको लेके चलेंगे। तो कह लीजिए कि पोर्टल ही आपके लिए मेन चीज़ है। इवन के कमिश्नर अपील लेवल की जो अपील है, एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना, एक्सटेंशन के लिए, सारी चीज़ें इस पोर्टल पे हो रही होंगी। तो उसके लिए वो कहता है कि ई एनरोलमेंट जो होती है, जब आप एफबीआर के साथ करवा लेंगे तो आपको एक नेशनल टैक्स नंबर दिया जाएगा, ठीक है, या जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक है, और साथ में एक पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। कहते हैं अगर एक इंडिविजुअल हुआ तो उसका 13 डिजिट CNIC ही उसका NTN काउंट किया जाता है, या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर काउंट किया जाता है। NTN रजिस्ट्रेशन नंबर फॉलो, अगर वो दूसरा नंबर कहता है कि अगर AOP हो या फिर कंपनी हो तो उसके लिए NTN 7 डिजिट का होगा, उसके लिए 13 डिजिट का नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का तो फिर CNAC तो होता नहीं है, फिर उनका क्या होता है? उनका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है। तो खैर आगे पढ़ेंगे, जैसे हमारा CNAC होता है, कंपनियों का क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है पार्टनरशिप का फॉर्म सी होता है, ठीक है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है। तो कहते हैं इंडिविजुअल के अलावा बाकी लोग का NTN 60 डिजिट का होगा, इंडिविजुअल के लिए 13 डिजिट जो उसका CNAC है। अगले नंबर बताता है थ्रो क्रेडेंशियल अलाउ एक्सेस टू द आईरिस पोर्टल। जो आपके क्रेडेंशियल ही हो जाएंगे, CNAC और आपका जो पासवर्ड होगा, उसको यूज करते हुए आप आईरिस पे लॉग इन करेंगे। और उसके लिए वो कहता है कि आप रिटर्न वगैरह भी उसी पोर्टल पे फाइल करेंगे। तो यानी कि हम फिर कह रहे हैं कि यानी कि ये जो दो लोग हैं, ये वाले, इनके लिए 7 डिजिट होगा, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला बंदा है इसके लिए 13 डिजिट होगा उसका जो NTN है, ठीक है। आगे आपको बताते चलें, याद रखिएगा बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का आपका जो चैप्टर 9 है, और ये डील करता है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के मतलब। यानी कि आपने अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है एफपीआर के साथ, तो उस सिलसिले में ये सेक्शन 181 से लेके 181E तक ये जो सेक्शन हैं, ये आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन के हैं, जो कि टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर करवाएगा। इसमें सबसे पहले तो उसने बताया कि अपने आप को टैक्स पेयर रजिस्टर करवाने के लिए सेक्शन 181 फॉलो करना है। फिर जो लोग रिटर्न बकायदा फाइल करते हैं उनके लिए एक लिस्ट बनती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बोलते हैं, उसके बारे में हवाला है, ठीक है। फिर वो कहता है कुछ लोगों ने लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड करनी है, वो कौन से लोग हैं? सेक्शन 181 AA में लिखे हुए हैं। फिर आपको टैक्स पेयर कार्ड इशू किया जाएगा। फिर आपको जो टैक्स पेयर कार्ड इशू किया जाता है, आपने बिजनेस के एड्रेस पे शो करना है, ठीक है। तो ये सारी स्कीम और सारी चीजें आपके चैप्टर 9 में लिखी गई हैं। अच्छा जी।
फिर याद रखिएगा, मैंने आपको कल बताया था जो आपका प्रोसीजर होगा वो कहाँ पे लिखा होगा, रूल्स के अंदर। लेकिन जो आपका एक्चुअल कानून है वो बताता है कोई चीज करनी है, करनी कैसे, रूल्स बताते हैं। तो अब ये देख लें, साथ ही रूल 79 से लेके 83 तक रूल्स हैं जो आपके किससे रेलिवेंट हैं। आपके चैप्टर जो 9 है ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो डील करता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन से, उसके मुतल्लिक मजीद जो रहनुमाई या मजीद गाइडेंस है वो आपके इनकम टैक्स रूल्स के अंदर है। अभी आप कहें जी आप रूल्स पढ़ाई जा रहे हैं, जी मैं आपको अभी पोर्टल पे लेके जाता हूँ, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो शायद बेहतर अंदाज में चीजें चलेंगी। अच्छा, सेक्शन 181 को पढ़ें, इसको ब्रीफली और स्पीड से थोड़ा स्किम करूंगा। ये बोलता है एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर्म क्या है उसका, अब अगर मैं आपको कहूँ फॉर्म है, फॉर्म एक प्रोसीजर चीज है कि आप इस तरह अप्लाई करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि ये फॉर्म वाली जो चीज है ये आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी गई होगी या आपके रूल में लिखी गई होगी। जी, जो आपका फॉर्म है वो कहता है फॉर्म पे अप्लाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये वाली चीज आपकी रूल्स के अंदर लिखी होगी मेरे भाई। अब क्योंकि शाबाश, अब इसने कह दिया कि उस फॉर्म पे अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म का मतलब ये है कि ये प्रोसीजर को डिस्कस करने लगा, ये रूल के अंदर लिखा होगा। रूल कौन से, ये मैंने अभी आपको बताया 79 से लेकर 83 तक। मैनर भी क्या है कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, वो मैनर सारा उस रूल्स के अंदर, उन रूल्स के अंदर लिखा हुआ होगा। अच्छा, कमिश्नर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, ये अब ज्यूरिसडिक्शन डिटरमिन करना जरूरी है। मैंने एक बंदे से पैसे लेने हैं इस्लामाबाद में, मेरा उसके साथ लेन देन इस्लामाबाद में है, ठीक है, और उधर बैठे ही हमने डील की, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस पर कराची में केस कर दूं, मुझे इस्लामाबाद में केस करना है। तो इस तरह से एक बंदा है वो कहता है मैं कराची में रहता हूँ, तो उसका, उसकी जब एप्लीकेशन जाएगी तो उसको जब रजिस्टर्ड किया जाए तो उसका टैक्स ऑफिस कौन सा रखना चाहिए, इस्लामाबाद का, लाहौर का, या कराची का? कराची का रखना चाहिए। तो जब मैं अपना एड्रेस दे रहा होता हूँ एनटीएन को रजिस्टर करवाते हुए, तो जो मैं एड्रेस दूंगा उस एड्रेस की बेस पे मेरी जुरिस्डिक्शन डिटरमिन होगी। अब ऐसा होगा कि मेरी एप्लीकेशन मैं फिल करके भेजूंगा, एप्लीकेशन वो जाएगी एफबीआर के पास, और एफबीआर में किस बंदे के पास जाएगी, जो बंदा मेरे घर के करीब तरीन मतलब टैक्स ऑफिस बनता है, उसमें बैठा हुआ जो कमिश्नर है, वो मेरी एप्लीकेशन को देखोगा, देखेगा। ये वाली बात मैं जुबान निकला मैं नहीं बता रहा, सेक्शन आपका 181 उसका सबसेक्शन 2 बताता है द कमिश्नर हैविंग jurisdiction ओवर अ केस where necessitated by the facts of the case may also register a taxpayer in the prescribed manner। अब ये जो मैंने आपको सादी सी मिसाल समझाई, उस मिसाल से समझने लिखा इसमें तो टेक्निकल करके हुआ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप रिजाइड करते हैं, जब आप रजिस्टर करवाते हैं ना, तो वो वाला कमिश्नर देखेगा। अब इसी को चलो एक पोर्टल पे भी चले जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ थ्योरी हमने छोड़नी नहीं है, थ्योरी लाजमी करनी है। ये आपका जी आयरस पोर्टल है, ठीक है। जब आप इस पे लैंड करते हैं, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं आते हैं, हम आते हैं यहाँ पे fbr.gov.pk। ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है, ठीक है, जो आपकी मेन रेवेन्यू अथॉरिटी है। इस पे अगर आप आए तो यहाँ पे आप आने के बाद ये नजर आ रहा होगा इनकम टैक्स आयरस, यहाँ पे क्लिक करोगे। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। इस पेज पे जब ले आएगा तो आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, यानी कि हम किसी इंडिविजुअल को, किसी आदमी को, किसी बंदे को एफबीआई पास रजिस्टर करवाने वाले हैं। इसमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कौन कौन सी दो किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इसमें? एक इंफॉर्मेशन है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और दूसरी कौन सी है, एड्रेस इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों में से कोई बंदा अगर रजिस्टर्ड होना चाहे तो हम उसको अभी साथ लगे हाथों कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए। और कोई है कोई वॉलंटरी थॉट अगर चाहे कि मुझे रजिस्टर्ड कर दें जी। लेकिन एक चीज बता दूं, सेक्शन 114 जो है उसके अकॉर्डिंग, उसकी सब सेक्शन 1 और उसकी क्लास बी और एंड उसकी सब क्लास 7 के अकॉर्डिंग, अगर बंदा अपने आप को कोई रजिस्टर्ड करवा ले तो उसकी इनकम है नहीं है उस पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। ये अली बहुत अच्छी बात है, उस पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सालाना तौर पे मैंडेटरी हो जाता है। तो जी फिर आपको बताते चलें, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने क्या देना है, CNIC है, ठीक है, CNIC है। आपका प्रीफिक्स है मिस्टर, डॉक्टर, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, जो भी आप हैं वो आ जाएगा। फर्स्ट नेम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा।
आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जोंग, यूफोन, जो भी है, टेलीनॉर है, व्हाट्सएवर, आपका सेल नंबर, ठीक है, लेकिन ये लिखना है 0092 के साथ, ठीक है, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है। फिर कंफर्म, और ये आपका मोबाइल नंबर आपके सीएनएससी पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका ईमेल आ जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ें हैं, कहेगा मुझे बताओ कि आपकी टाइप क्या है। क्या मतलब टाइप क्या है, एड्रेस की टाइप। आप कहें मतलब क्या एड्रेस की टाइप, जी मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं अगर आसान अल्फाज में अपने समझ ना हो तो ये देख लो कि जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एजुकेशनल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे ये बंदा जो एंटीएन अपना लेने जा रहा है ये कहाँ पे रहता है। मैंने कहा ये किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रहता है, ठीक है। रेजिडेंशियल पर क्लिक किया, वो कहता है रेजिडेंशियल किस तरह की है, अपार्टमेंट है, बेंगलोर है, कैबन है, चैप है, चैलेट है, जो भी है। आप कहते हो जी ये इसका हाउस है, हाउस लिख दो, ठीक है। फिर कहता है कितने रकबे का वो घर है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। आप कहें कि यार ये इन्फॉर्मेशन ले रहे, चाहता क्या है, इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे। ये कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ, बस इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। आप बता देते हैं जी ये तो मेरा कनाल क्या है, मरले का घर है, 10 मरले का घर है, लफ्ज मरला लिखा और मैंने लिख दिया 10 मरले का घर है, ठीक है। अब यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर से मुराद ये है कि हाउस नंबर, आपका ऑफिस नंबर, जो भी है। आप कहते हो जी मेरा है जी हाउस नंबर लेट्स फॉर 171, ठीक है। कम्प्लेक्स स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर क्या है जी, स्ट्रीट नंबर है जी मेरा 2, ठीक है, लेट्स फॉर। एरिया लोकेलिटी क्या है जी, आप कहते हैं जी मेरा एरिया जी लेट्स सपोज ब्लू एरिया या कोई भी है, ठीक है, क्लिफ्टन है जी, ठीक है। आप वो एरिया लिख लो। उसके बाद आप सिटी लिख लो। समटाइम ये भी होगा, लेट्स सपोज आप इस्लामाबाद सर्च कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में आप देखेंगे तो बड़े सारे एरियाज नजर आ रहे होंगे, अर्बन भी, रूरल भी। ये तो आपको बात सारी समझ आ रहा है। या फिर मैं ऐसे चला जाता हूँ, हम सर्च करते हैं रावलपिंडी, ठीक है। रावलपिंडी पर अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा भाई ये देख लो, ये इतनी ज़्यादा दे रहा होगा। अगर आपको बिल्कुल समझ ना आना है, पहली बात है कि आपको पता होगा कि आपके कौन सा एरिया बन रहा है, टैक्स लैब फलां है फलां है। आपको कभी बिल्कुल समझ में ना आए तो एंड पे ये रावलपिंडी दिया होगा सिंपल, वो सिलेक्ट कर लो। या लेट्स सपोज आप कराची सर्च करते हो, ठीक है। इसमें कितने कराची आपको दे देगा, इसमें से अब आपने कौन सा कराची सर्च करना है पहले तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, एट द एंड से सिंपल कराची भी देगा, ठीक है, अभी नहीं दिया इसने, पढ़ जाते हैं। जब सिंपल वो एक दे देगा ना, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, मोस्ट लाइकली आपको अपने उसका पता होगा कि मेरा एरिया बनता कौन सा है, ठीक है। अगर बनते का पता चल जाए तो बेहतरीन है, अगर नहीं पता चल रहा तो सिंपल आ रहा होगा उसको आपने सिलेक्ट कर देना, ठीक है। लेकिन कराची के लोग जानते हैं, वो इनमें से अपना एरिया सिलेक्ट कर लेंगे जो भी बनता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में भी अगेन वही उसने लिख दिया, ठीक है, जो आपने सिटी सिलेक्ट किया, क्योंकि एक वही डिस्ट्रिक्ट है, वही आपका सिटी है। अब आपने यहाँ पे ये जो एड्रेस दिया है, इस एड्रेस के बारे में पूछ रहा है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप क्या मालिक हो या फिर आप उस जगह के बेनामी टेनेंट लेसी वगैरह हो। मैं कहता हूँ जी मैं उस जगह का क्या हूँ, ऑनर हूँ, ठीक है। तो फिर ठीक है, ऑनर पे क्लिक कर दो। मैंने कहा नहीं जी मैं ऑनर नहीं हूँ, ठीक है। या तो ऑनर होंगे या ऑनर नहीं होंगे, ऑनर है तो ऑनर सेलेक्ट कर दे, ऑनर नहीं है तो फिर ये वाला लेसी टेनेंट फ्रेंचाइजी बेनामी ऑक्यूपेंट जो भी है, ठीक है, ये सर्च कर दें। ये लिखा है इस तरह से हुआ, बेनामी लॉ प्रॉपर आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बेनामी प्रॉपर्टी में आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने कहा ऑनर है, ऑनर में भी ये हो सकता है मेरी और मेरे भाई की 50-50% शेयर होल्डिंग, तो मैं लिख दूंगा 50%। अगर मैं ऑनर हूँ 25% का, 25% लिख। अगर मैं ऑनर हूँ 100% का, मैं 100% लिख दूंगा। और अगर किराए पे हूँ तो यहाँ पे ये लिख के मुझे जो यहाँ पे 1% करना है और देन कैप्चा कोड डालना है। जो ही कैप्चा कोड डाल के सबमिट करूंगा, ठीक है, अभी तो नहीं हो सकेगा क्योंकि ये देख लो कहता है ये फला फला इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। मुझे प्रॉपर ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद मुझे क्या आएगा, एक मैसेज आएगा मोबाइल पे भी एंड ईमेल नंबर पे भी। और यहाँ पे साथ ही ये कैप्चा के नीचे इस तरह के दो बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे, लिखा होगा जो आपको मोबाइल पे कोड आया है वो लिखें, जो आपके ईमेल पे कोड आया है वो लिखें। मैं दोनों लिख दूंगा, ठीक है। फिर मैंने जब अगेन सबमिट करूंगा ना लिखने के बाद, तो याद रखिएगा नीचे सबमिट का बटन होगा, सबमिट पे जब क्लिक करूंगा मुझे एक नया मैसेज मिलेगा, ईमेल पे भी मोबाइल नंबर पे भी। उस पर लिखा होगा मुबारक हो आप एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब हमारा और आपका रिश्ता हो गया है और ये रिश्ता मरते दम तक खत्म नहीं होगा। और आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपका सीएनसी नंबर लिखा होगा, और ये आपका पासवर्ड है जो सिस्टम जनरेटेड होगा, और ये आपकी पिन है, ठीक है। ये वाली बात समझ लगी है। ये वाला जो फॉर्म है ये हम क्यों भर रहे होते हैं, ये मैं इधर लेके चलता हूँ, मुझे बताएं ये वाली बात समझ लगी है। जी सर, ओके है सर, थैंक अच्छा, बड़े सारे लोग शायद इस चीज़ को जानते भी हों, ठीक है, लेकिन सर। एक जी जी। सर एक
अर्ज कर सकते हैं सर ये? हुक्म। सर रजिस्ट्रेशन के टाइम गलतियां भी होती हैं ना सर, तो मैं चाह रहा था एक बार आप गलतियों पे भी थोड़ा हमें कह दें ताकि हम उन चीज़ों से अवेयर रहें। मैं लाइक एक चीज बता दूं, जी जी, सबसे बड़ी गलती में दोस्त जो होगी ना, सबसे बड़ी गलती वो ये वाली होगी, आप एड्रेस गलत लिख देंगे। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आई वॉज रिजाइडिंग इन इस्लामाबाद, ठीक है, तो मैंने एड्रेस जब दिया ना, जब मैंने बैक इन मतलब 2018 रजिस्टर किया था अपने आप को, ठीक है, मैंने कहाँ का एड्रेस दे दिया, मैंने अपना जो आईडी कार्ड वाला था वो एड्रेस दे दिया, ठीक है, ऐसे ही एड्रेस रजिस्टर करा दिया। काम मैं उससे पहले करा था, लेकिन ये वाली बात किसी ने कभी समझाई नहीं, बताई नहीं है, ठीक है। शायद आपको भी ना पता हो, अगर आप काम करते हैं फिर भी नहीं पता होगी। ये वाला जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन करना जरूरी है। अब मेरा कोई केस खुलेगा ना, मैं इस्लामाबाद का एड्रेस लिखता तो मेरा आरटीओ इस्लामाबाद होता, ठीक है। अब मेरा एड्रेस क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है मेरा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा लिखा हुआ है, तो हमारा उकाड़ा में अब आरटीओ नहीं है, वो साहिवाल में है। अब मेरा आरटीओ साहिवाल है, कभी भी मेरा केस खुलेगा तो अब भाई मैं साहिवाल कैसे जाऊंगा, मुझे अपना आरटीओ चेंज करवाना पड़ेगा। उसके लिए सेक्शन 209 की एप्लीकेशन और लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो या तो मैं साहिवाल जाऊं या अपनी जुरिस्डिक्शन चेंज कराऊं। जुरिस्डिक्शन चेंज करवाना, ये समझो कि लाख 1.5 लाख रुपए का केस होता है जो हम लोग लेते हैं। तो ये सबसे अहम मेरी नज़र में यही है, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैं आपको कहूँ जी फलां वाला स्पेलिंग में गलती होगी, हम हेल्पलाइन @fbr.gov.pk पे ईमेल करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा नेम, हमारी कोई भी अगर गलती है तो वो तो करेक्ट हो जाएगी। असल जो चीज़ें करेक्ट नहीं हो सकती, वो मैंने आपको कहा, यह लंबा लॉन्ग लास्टिंग काम है, वो क्या है आपका, ये आरटीओ है। सर रिसेंटली मैंने एक बंदे को रजिस्टर किया सर, माफी चाहूंगा अगर मैं टाइम ले जी रहा हूँ जी, तो सर वो कोई जानना मसला चाहता नहीं। हूँ। सर रिसेंटली मैंने एक बंदे को ना, आइरिस की एक मोबाइल ऐप है, मैंने मोबाइल हाँ ऐप से बंदे को आइरिस पे रजिस्टर्ड किया, उसका एनटीएन जनरेट किया। तो सर सीन ये बना, अब आइरिस पोर्टल के ऊपर तो उसका पोर्टल खुल जाता है, लेकिन जब मैं ईएफपीआर की टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाता हूँ तो उसका कोई डाटा शो नहीं होता, और मुझे 181 का एक नोटिस भी आ गया। और सर अच्छा, ये चीज मुझे समझ नहीं आई, इसको कैसे टैकल डाउन करते हैं, या मुझे समझ ही नहीं आई मैंने गलती कहाँ की, तो काइंडली इस उसने पे तो जरा नजर दो। क्या उसने बोला आपको कि क्या मसला क्या आया, उसने डेफिशिएंसी क्या निकाली है? सर डेफिशिएंसी ये निकाली कि सर 181 का ना उसने नोटिस निकाल दिया कि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मसला है। और सर जब मैं टैक्स प्रोफाइल ईएफबीआर के ऊपर टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी के लिए जाता तो सर वहां कुछ नहीं शो होता, लेकिन जब मैं आयरिस का पोर्टल लॉग इन करता हूँ तो नेम भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन ई प्रोफाइल इंक्वायरी पे कुछ भी नहीं आता, ना उसको वो रिटर्न फाइल करने देता था। तो सर इसका कैसे करें जरा कुछ? रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने ऐप से पहली बात है नहीं जाना, आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने रजिस्ट्रेशन आईआरएस की वेबसाइट से ही करनी है, ठीक है। ऐप वो उन्होंने निकाली तो हुई है, लेकिन उस समटाइम उसमें ग्लिचेस आते हैं, प्रॉपर ना फेच नहीं कर पाती, बैक एंड पे सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती। अब ये होगा कि आपको एक दफा एफबीआर वो विजिट करवाना पड़ेगा उस बंदे को, ठीक है, और बता जाके वो उसमें प्रॉपर उसकी एनरोलमेंट नहीं हुई अभी। समझ रहे हो बात को? जी जी राइट रजिस्ट्रेशन सर। इसमें कभी चीज आसान ऐप से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, ठीक है, कभी भी नहीं करनी। ये मैं आपको सख्ती से कह रहा हूँ, करोगे ये फिर इशू आएगी, और प्रॉपर उस बंदे को होगे ना एफबीआर के चक्कर लगाते हो तो आपको दो चार अगर समझदार आदमी को गालियां भी देगा, वो कहेगा कि यार तुमने मेरा टाइम थोड़ा जाया करना है कि तुम किस चक्करों में मुझे लगा दी। इसमें एक चीज पूछना है, ये अगर आपने जो एड्रेस है वो कोई भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है जो सीएनआईसी पे वही देना है? जी कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम ठीक है, में तो उसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि आप बाकी उधर रेजिडेंट हैं या नहीं है? नहीं कोई प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन याद रखिए अगर मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो मुझे इस्लामाबाद का लिखने का ये फायदा होगा। तो अगर मेरा इरादा ही इस्लामाबाद में रहने का है, तो मेरा अगर आरटीओ इस्लामाबाद हो जाए तो मुझे फायदा नहीं, आरटीओ इस्लामाबाद या जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद होने से मुराद ये है कि कभी मेरा केस खुलेगा तो मुझे इस्लामाबाद टैक्स ऑफिस वाले एफबीआर वाले देखेंगे, वो मेरा केस को देखेंगे, ठीक है। और यही मैंने अगर लिखा होगा अपना उधर उकाड़ा का, तो भैया मतलब साहिवाल का, तो मेरे लिए तो मसला हो जाएगा। वहां मैं बैठा हाँ नहीं हूँ सर, समझ आ इस्लामाबाद हूँ, गया। मुझे बुलाए वहां पे, और ये बड़ी अहम चीज है, ठीक है। अच्छा जी, अभी एक और चीज लिखी हुई है, टैक्स पेड रजिस्ट्रेशन स्कीम शैल बी रेगुलेटेड थ्रू, इस चीज को छोड़ दो, पॉइंट नंबर 4 पे आओ, ये बड़ा अहम पॉइंट है। बड़े सारे लोग कह रहे होते हैं ये सर्कुलर जारी हुआ, फलां जारी हुआ, भाई हमें होंगे मानने वाली बात। जी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं, बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, आपका उसने लिखा हुआ है सेक्शन 181 में, आप वो बताता है कि टैक्स ईयर 2015 एंड उसके बाद जो आपका नादरा का इशूड आईडी कार्ड है वही आपका एनटीएन नंबर है, ठीक है। अभी आप लोग जानते हैं, आप प्रॉपर कोई आपको अलग एनटीएन इशू नहीं किया था, आपके सीएनएससी को ही आपका वो मान लिया जाता है एनटीएन। ये वाली बात आपके सेक्शन सब सेक्शन 4 सेक्शन 181 में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी,
उसके बाद ये वाला पॉइंट भी अहम है कि जो आपको नेशनल टैक्स नंबर मिलता है उसको आपने अपनी बिजनेस प्रीमिसेस पे, फिर ये वाली बात हर बंदे का एनटीएन, अगर आप लोग या मैं अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं कि अगर हम बिजनेस नहीं करते तो हमारा वो बिजनेस एनटीएन नहीं है, वो एक सोल एनटीएन है, वो हमारा एक पर्सनल एनटीएन है। वो आप सैलरी एनटीएन बोल रहे हो या इंडिविजुअल एनटीएन बोल रहे हो, उसको आप बिजनेस एनटीएन नहीं बोल सकते। बिजनेस एनटीएन से क्या मुराद है अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक साहब ने बोला कि सर ये चेक कैसे करते हैं किसी बंदे का आरटीओ क्या है। तो ये मेरे भाई अभी देखते हैं, ये देखो मेरे पास उस बंदे का, जो बंदा एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है, उसका सबसे पहले लम्हे में तो एन CNHT होना चाहिए। मैं एफबीआर की मेन वेबसाइट पे जाऊंगा, वेबसाइट पे जाने के बाद ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जब यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नई स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर ये माशाल्लाह गवर्नमेंट ने एक बड़ा आसान किया हम पे इंटरनेट ये स्लो करके, तो उसकी बड़ी खुशी होती है हमें। ये देखें जी, आपने यहाँ पे टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाना है, नजर आ रहा है जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। इधर सर वो जब आपकी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, स्क्रीन नहीं चेंज हो रही। अच्छा सॉरी, जी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, ये आपका जी मैंने इसलिए पूछा था नजर आ रहा है। अच्छा ये देखें, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया मेरा भाई। एफबीआर की मेन वेबसाइट fbr.gov.pk पे आके क्लिक करने के बाद, नहीं, जब एफबीआर वेरिफिकेशन पे क्लिक किया तो अगली ये स्क्रीन आ गई। जब ये स्क्रीन आ गई तो यहाँ पे मेरे भाई आपने आके क्या करना है, ये आपको नजर आ रहा होगा टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये एक नई स्क्रीन आ गई, ठीक है। इस स्क्रीन पे आके आपने क्या करना है, मैंने CNHC क्लिक किया, मैं चेक करना चाहता हूँ किसी बंदे का उसका आरटीओ क्या बनता है। अब मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज उस बंदे का CNHC प्लेस किया, और मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया VNGH वेरीफाई पे क्लिक किया, तो लुक एट दिस, ये क्या आ रहा है, इसका आरटीओ इस्लामाबाद क्यों आ रहा है, क्योंकि जब इसने ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था इसने एड्रेस ही इस्लामाबाद कर दिया था, हालांकि ये खतून KP केस है, ठीक है जी। ये जुरिडिक्शन वाली बात आपको क्लियर हुई, हम ये आप कहेंगे कि इस खतौन की जुरिडिक्शन है वो आरटीओ इस्लामाबाद है, ठीक है। अच्छा जी, जब सर इसमें पहले एक लम्हे में, सर इसमें एक सवाल जी ये है कि अगर कोई बंदा परमानेंटली एक किसी शहर से दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो गया है और अब वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है वो, तो फिर वो अपना आरटीओ कैसे चेंज करेगा? क्योंकि जाहिर बात है, अब एक जिस जिस सिटी में वो ट्रांसफर हो गया है वो बार बार तो नहीं वापस से पुराने सिटी जाएगा, तो ये आरटीओ चेंज ये करवाने का क्या अब एक तरीका होगा? एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, मैं अभी बता सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए सेक्शन 209 है और इसके लिए एक सर्कुलर इशू हुआ है, ठीक है। आपको पर्सनली बता दूंगा, और ये वाला केस है ना, इसमें ये कह लो कि तरीका आसान अल्फाज में बता देता हूँ। होता ये है कि जहाँ से आपने जाना है और जहाँ पे जाना है, लेट्स सपोज मैं अपनी इस्लामाबाद करवाना चाहता हूँ उकाड़ा से, साहिवाल से, मुझे सबसे पहले आपके कमिश्नर IP, ठीक है, जो साहिवाल में है, उनसे NOC लेना पड़ेगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मेरा केस इस्लामाबाद ट्रांसफर हो जाए। फिर आपके कमिश्नर IP इस्लामाबाद, उनसे मुझे NOC लेना पड़ेगा। जब वो भी NOC दे देंगे, फिर दोनों NOC जाएंगे सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन के पास, FBI हेडक्वार्टर में बैठते हैं, फिर वो उसकी फाइनल अप्रूवल देंगे। वो देने के बाद मेरा एक वो केस ट्रांसफर, वो मतलब जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर हो जाएगी। अब इस चीज को करने के लिए ये कह लें कि NOC तो बआसानी मिल जाता है। अब मैं ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ, अब मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रहा कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, कोई पैसे लगते हैं बस, ठीक है। समझो कि अगर केस हमारे पास लेके आओगे, और इवन कि उनकी ये भी फरमाइश होती है कि इस बंदे की पिछली रिटर्न दो ताकि हम देख सकें कि बंदा कितनी मोटी पार्टी है, ताकि उस लिहाज से बकरा सिबा किया जाए। बात समझ रहे हो? समझ गया सर। सर मेरा एक सवाल है थोड़ा सा। जी जी अभी जो हमने प्रोफाइल क्रिएट किया था उसके अंदर जी। हमने ये दिखाया था कि ये जो प्रॉपर्टी जो भी एड्रेस है ये एक ऑनर है उसका या रेंटल है, और उसमें हमने परसेंटेज या शेयर्स भी बताए थे। तो अगर हम कोई चेंज ऑफ एड्रेस या डिफरेंट एड्रेस लिखते हैं तो वो हम प्रॉपर्टी की प्रोफाइल में तो नहीं देख सकते कि वो हमारा रेंटेड है या कोई और है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कुछ CNIC पुराना बना हुआ है, मेरे पुराने एड्रेस पर बना हुआ है, और मैंने वो घर छोड़ दिया या सेल कर दिया,
तो हम कैसे उसको शो करेंगे? प्रोफाइल तो हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को शो प्रोफाइल करता है। मॉडिफिकेशन होती है, मैंने उसको भी लेके जाना है, ठीक है। मैं पहले लम्हे में ये बता दूं उस चीज पे मैंने जाना है, ठीक है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन आप किसी बंदे की आई बिलीव जो मैंने रफली बताया कि आप फॉर्म फिल करने के बाद, जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, फॉर्म जब आपका फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर एंड ईमेल पे जो कोड आएगा, जब आप वो डाल लोगे, उसके डालने के बाद आपको ईमेल, आपका पासवर्ड और आपका यूजर जो आईडी है ना वो मिल जाएगा। ये वाली बात से आपको समझ लग गई है ना? ये वाला फॉर्म जो है ये फिल कर लोगे ना, उस बात में मैं लेके आता हूँ। ये वाली बात समझ लग गई आपको? जी जी, समझ लग गई है तो ये जी, इट्स नॉट। ये तो आसान सी चीज है ना, जी, ये तो इट्स नॉट आसान अ सी बिग। चीज है, ठीक है। जी जी। अच्छा जी। उसके बाद आपने अगले लम्हे में क्या करना है, मैं उस पर लेके जाता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें मैंने मॉडिफिकेशन करनी हो, मैंने कुछ करना है, तो कैसे होगा, मैं उस चीज की आपको थोड़ी वजाहत करता हूँ। ये जो आपने एनटीएन लिया है, ये वाला एनटीएन ऐसे ही है, मैं आपको ये चीज बता दूं कि अच्छा, यहाँ पे ऐसे होगा कि आपको सबसे पहले ये जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की है ना, वो बिजनेस वाला बंदा हो उसकी नहीं है। सबसे पहले आपको सिंपल एनटीएन लेना है। जो हमने अभी किया ये सिंपल एनटीएन है। सिंपल एनटीएन से मुराद क्या है कि आपकी सैलरी इनकम है, फिर भी आपका यही वाला वो साइन आपका जो मैंने अभी डिस्कस किया। अगर आपकी कह लें कि अदर सोर्स इनकम है तब भी यही है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी इनकम है तब भी यही है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि मैं तो करता हूँ बिजनेस, उस बिजनेस का कोई नाम भी है, ठीक है, या फिर मैंने वो लेना है, अल्लाह आपका भला करे, कोई बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाना है, अपने आप को सोल प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्टर कराना है। तो उस सिलसिले में हम प्रोसीड करते हैं। आपने सबसे पहले लम्हे में लॉग इन करना होता है, ठीक है। जब आप लॉग इन करते हो, जी लॉग इन कर लो। लॉग इन करने के बाद ये देख लें आपके सामने ये स्क्रीन आती होती है, ठीक है। ये आइरिस का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें ये तो माई प्रोफाइल है, इस पर अगर आप क्लिक करें ना, कुछ चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। लेट्स सपोज मैंने माई प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो माई प्रोफाइल से बता देगा कि इस बंदे का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका सीएनएसी, इसका मोबाइल नंबर, इसकी सारी तफसील वो दे देगा। ये देख लें माई प्रोफाइल से क्या क्या चीज़ देता है इस बंदे का। ये इंडिविजुअल है, पर्सन है, कंपनी है, क्या चीज़ है, पाकिस्तानी या फीमेल है, इसका नाम है, ठीक है। रजिस्टर्ड नेम, ये जिस बंदे ने रजिस्टर किया था उसने ये वाला लिखा था, ये इन्होंने फिर नादरा से खुद ब खुद लिया है। ये इसका एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद ये खतून जो है ना, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका नेटवर्क कौन सा है, ये मोबाइल जब दिया। अब ये दो चीजें अभी लॉग इन होने के बाद मैं अपडेट कर सकता हूँ। यानी कि वो दो चीजें जो 1 मिनट में मैं खुद रजिस्टर और डिलीट अपडेट कर सकता हूँ, यानी कि इनकी जगह पे नया मोबाइल नंबर ईमेल प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अब ये खतून रजिस्टर्ड कब हुई है वो भी डेट आ रही है, ठीक है। ये वाली बात टैक्सपेयर प्रोफाइल कल में भी नजर आ रही थी, ओके। उसके बाद ये देख लें जी इसके इनकम सोर्सेज क्या है, ठीक है। इसका अभी आ रहा है जी, ये सैलरी इनकम लेती है। यहाँ से आप बता सकते हो ये इतनी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस सोर्स करोगे ना, बिजनेस की रिटर्न फाइल करोगे, तो वो कहेगा सोर्सेज के अंदर जाके आप अपनी ना वो करो, वो बोलेगा कि अपनी ना प्रोफाइल में बिजनेस का डालो, ठीक है। उसके बाद आप ये कह दो आवाज नहीं आ रही जनाब। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है आवाज़। में जब हम जाएंगे तो ये वो आ रहे होंगे। अब इस खातून का कुछ बिजार है मैसेज लेना, आवाज नहीं आ रही जी, बिल्कुल आवाज आवाज नहीं आ नहीं रही। आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी काफ़ी देर से। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना इस नहीं आ खातून रही का सर, नहीं आ रही। इसका बिजनेस कोई नहीं है, ठीक है। इस खातून ने अभी मैंने वो दोबारा से स्टार्ट करना। अच्छा जी, इसका अब बिजनेस कोई खातून का ऐड नहीं है। हम असल चाह रहे हैं कि कोई बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाना। मिसाल के तौर पे सलीम एक दोस्त है मेरे, आप लोगों में से सलीम भाई जो है वो सलीम एंड को या फिर सलीम ट्रेडर्स का बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। इस तरह का कोई सा भी अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, या सलीम प्रिंटर्स का
वो अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, उस बंदे ने FBR के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड तो करवाया हुआ है, ठीक है। अगर उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो क्या वो जाके अकाउंट खुलवा ले? बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता। बैंक वाले कहेंगे भाई जाओ अपना NTN लेके आओ, वो NTN लेके जाएगा, वो कहेगा मुझे अकाउंट खोल दो, वो फिर भी नहीं खोल के देंगे। वो कहेगा मसला क्या भाई? वो कहेंगे कि आप अपने NTN के अंदर अपना ये बिजनेस ऐड करो। तो भाई बिजनेस कैसे ऐड करें? NTN के अंदर जो बिजनेस की एडिशन है उसका आसान सा तरीका है, बेसिकली एड्रेस वाली बात भी भाई मैं आता हूँ अजीम भाई, आपने परेशान नहीं होना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फिनिक्स भाई नोट रखें अपने आप को, ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने सेकंड टैब पे जाना है। जब आप इस सेकंड टैब पे जाओगे, ठीक है, तो इसमें आप ये कह लीजिए कि ये क्या आ रहा है लिखा हुआ, मॉडिफिकेशन का बोर्ड है, ठीक है। जब मैं मॉडिफिकेशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, सेकंड टैब पे मैंने क्लिक किया, समझ लगी ना? सेकंड टैब पे दोबारा से अगर आपको दिखा दूं, ये वाला इस पे क्लिक किया, इसमें जो सेकंड टैब आ रही थी, ठीक है, इस पे जब क्लिक करता हूँ, अभी ये ड्राफ्ट में चली गई, अब दोबारा ओपन नहीं होगी, यहाँ पे पड़ी एडिट पे क्लिक करता हूँ मैं। ये अब खातून जो हैं, ठीक है, इनका भी ये देख लो, बल्कि ऑलरेडी इन्होंने मॉडिफिकेशन वाला खोल के ही रखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन वाला। रिफ्रेश, सेकंड नंबर पे मैंने क्लिक किया। जब सेकंड नंबर पे मैंने क्लिक किया, ये पूछता है जी बताएं जी टैक्स पीरियड आपका क्या है। अब याद रख लें, टैक्स पीरियड मैंने आपको बताया था आपका सेक्शन 74 के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अभी मैंने आपकी क्लास में बढ़ाया नहीं हुआ। टैक्स पीरियड गवर्नमेंट का माली साल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो माली साल है वो नॉर्मली दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर और एक को कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। और एक इन दोनों के दरमियान में एक मिक्स कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। खैर अभी मैं आपको ये बता दूं, नॉर्मल टैक्स ईयर गवर्नमेंट का 12 माह का वो पीरियड होता है जो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है एंड 30 जून पे जाके वो एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ पीरियड के ऊपर, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि मुझे सबसे पहले बताना है कि ये मैं कब से बिजनेस करने जा रहा हूँ। अभी डेट आज क्या है? 23 मई 2023 है। अगर मैं आज से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट का जो माली साल होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ पे खत्म होगा? 30/6/2023 पे। अगर गवर्नमेंट का माली साल स्टार्ट हो 1 जुलाई 2023 से, तो ये कहाँ पे खत्म होगा? 30/6/2024 पे। तो याद रखिएगा, अगर 2024 के साथ 30 जून लगी हुई है तो गवर्नमेंट का माली साल 2024 माना जाएगा। अगर 2023 के साथ 30 जून लगी हुई है तो गवर्नमेंट का माली साल 2023 माना जाएगा। यानी कि जिस साल के साथ, हालांकि स्टार्ट ये 23 से होता है और खत्म कहाँ पे जाके हो रहा है? 24 पे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो गवर्नमेंट का माली साल है ये कौन सा है? 23 का या 24 का? 23 का सर। 23 का? क्यों भाई 23 का क्यों है? नहीं सर 24 का होगा। अभी तो आप 23 का कह रहे थे। अच्छा 24 का क्यों है? सर जिस मंथ में एंड होगा तो उसी मंथ को काउंट करेंगे। जी ये वाली बात आपके सेक्शन 74 उसके सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है। तो अभी ये याद फरमा लें, अभी मुझे यहाँ पे सबसे पहली फुर्सत में पीरियड सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं आज बिजनेस सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे ये बताएं कि मुझे टैक्स ईयर 2022 लिखना पड़ेगा, 23 लिखना पड़ेगा, मुझे 24 लिखना पड़ेगा? टैक्स ईयर मेरा कौन सा बन रहा होगा? और ये गवर्नमेंट का माली साल जो भी खत्म हो रहा है 30 जून 2023 23 होगा। 23 होगा। 2023 सोच लें, अगर कुछ 24 कहते हैं तो बता दें। नहीं सर 23 फाइनेंशियल ईयर 22-23, अभी 23 का होगा ना सर। फाइनेंशियल अभी ईयर 23 का 22-23, यस, जुलाई टू जून। मेरे भाई 22-23 नहीं होता गवर्नमेंट का जी। मैं अभी तो मैं आपको बता के हटा हूँ कि आप सेक्शन 74 एक को पढ़े ना, 74 एक को जाकर शाबाश पढ़ो ना। अब अभी मैं इसलिए नहीं, मैं लॉ इतना साथ इसलिए नहीं बढ़ाना चाह रहा, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और भाई ये 24 वाले और 22 वाले जो नशा करके बैठे हुए हैं, ये देखो मैंने अभी आपको बताया
नाराज नहीं हो जाना, ठीक है। थोड़ा सोचो दोबारा से, मैं ये 74 एक को भी बढ़ा देता हूँ साथ। ये देखो मेरा भाई 74 एक कानून के अंदर से खोलता हूँ। स्क्रीन उम्मीद है आपको नजर आ रही होगी, मैं स्क्रीन आपको लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये देखो मेरा भाई, इसका अगर ये सब सेक्शन 1 में पढ़ूं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेहरबानी फरमाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को छोड़ दो फॉर द टाइम भी। द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 months एंडिंग ऑन 30 जून एंड शैल, ठीक है, बी डोनेटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सैड डेट फॉल। सैड डेट से बाद 30 जून। कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 22 से और खत्म हो रहा है 30 जून पे, ठीक है, और 23 पे, तो याद रखें, कहता है सैड डेट से बाद है जिसमें 30 जून आ रही है, तो ये टैक्स ईयर वही वाला है। तो 30 जून किसके साथ आ रही है? 2022 के साथ, 23 के साथ। 23 के साथ। तो ये दोबारा ये कानून का ये सेक्शन पढ़ लो, मैं कुछ बानी कलाम में अपने पास से नहीं बता रहा, इस चीज को एक दफा 1 मिनट की रीडिंग दे लो। और ऐसे टैक्स ईयर को नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं, ठीक है। राइट सर। सर तो अभी फिर क्या बोलोगी? बोलने को आपने कहीं पढ़ भी लो ना भाई, कानून सुपीरियर है भले गरीबों के लिए, ठीक है। तो अगर आप पढ़ भी लो तो आपने ये नहीं कहना 22-23 का, बोल लो कोई मसला नहीं, लेकिन कानून आप गलत बोल रहे हो। कानून देख लो क्या बोल रहा है, टैक्स ईयर कौन सा बन रहा है। अगर आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मैं बिजनेस करना शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सा टैक्स ईयर सेलेक्ट करना चाहिए? 23 सर। शाबाश शाबाश। तो पीडीएफ सर पे लगे क्लिक हाथ, करूंगा। सर लगे हाथों एक और चीज तो बता दें सर। जी जी। सर अगर मैं 29 जून 2023 को फाइल कर रहा हूँ, तो क्या मैं 1 जुलाई 2024 को इनएक्टिव हो जाऊंगा? वो अभी एटीएल वाला कंसेप्ट नहीं दिया, बताऊंगा, वो थ्योरी नहीं बढ़ाई अभी। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे मुझे 2023 लिखना है। अब ये देख लो, आप खुद देख लो, जब 23 लिखा तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अभी आप मुझे कह रहे थे ना 22-23, वो कहता है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, और इसको कौन सा टैक्स ईयर पढ़ेंगे? ये देख लो 23। नॉर्मल टैक्स ईयर सर। 23, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया। जब जो ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म खुल जाता है। उस फॉर्म के अंदर आपने बताना है क्या क्या चीजें बतानी है। भाईजान ये जो खातून रजिस्टर्ड हुई है ना पहले, रुशना बाबर, अब इनकी ना कुछ डिटेल्स मैं चेंज कर सकता हूँ। कौन कौन सी डिटेल चेंज कर सकता हूँ? और ये खातून अल्लाह ना करे कोई अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं, तो मुझे इनकी अगर एनटीएन खत्म करना है। वैसे तो आप एक दफा रजिस्टर्ड हो गया तो एफबीआर के साथ वो रिश्ता आपका कायम हो जाता है, जो कुछ लोगों को अपनी बेगम के साथ हो जाता है, ठीक है, और वो हमेशा का रिश्ता होता है। तो आपका एफबीआर के साथ पक्का पक्का रिश्ता कायम हो गया, आप मर नहीं जाएंगे तो आपको एफबीआर छोड़ेगा नहीं। और आप खुदा ना खासा किसी बंदे की रजिस्ट्रेशन डिलीट करना चाह रहे हैं, फौत हो गया, तो उसकी यहाँ पे वो डेथ, अपना डेथ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसकी डेथ डेट डाल के ये एंटी डिलीट भी करवा सकते हैं, ठीक है। हाल दो अभी एक ना एफटीओ ने ऑर्डर जारी किया है, ये लोग इतने नालायक हैं कि जल्दी डिलीट ही नहीं करते थे, बड़ा फॉलोअप करना पड़ता था। और कानून के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, अगर खुदा ना खासा एक बंदा फौत हो जाता है, कुछ पैसे छोड़ जाता है और एफबीआर के भी उसने कुछ टैक्स देना है, तो एफबीआर कहता है भाई सबसे पहला उन पैसों पे जो हक है वो मेरा है, ठीक है। ये भी टैक्स के कानून में लिखा हुआ है। तो खैर, आप इस खातून का मोबाइल नंबर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ से चेंज करो, ठीक है। आप कहें सर ये फिर आप यहाँ पे लेके क्यों आए? मैंने अभी बिजनेस ऐड करना है, वो जो सलीम ट्रेडर, सलीम एंड कंपनी, सलीम प्रिंटिंग, जो भी नाम मैंने डालना था, अब वो मुझे डालना है, वरना मेरा बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। कैसे डालना है? आप आओगे बिजनेस के अंदर, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल अपने एनटीएन के अंदर अपना बिजनेस ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एनटीएन जो पैर वैल्यू एप्लीकेशन मैंने फिल की थी ना 181 की, वो वाली तो समझो कि मैंने एनटीएन तो ले लिया था, अब मैं बिजनेस ऐड करने लगा हूँ। बिजनेस ऐड करने के लिए बिजनेस पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे ऐड न्यू बिजनेस डिटेल पे क्लिक करूंगा। ऐड न्यू बिजनेस डिटेल पे क्लिक किया तो यहाँ सबसे पहले मुझे बिजनेस का नाम लिखना है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई सा भी नाम, चौधरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब ये खतून रुशना बाबर एक बिजनेस करने जा रही है जिसका नाम होगा चौधरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, या लेट्स सपोज बाबर कॉर्पोरेशन, ये इन्होंने लिख दिया। ये बिजनेस कब से स्टार्ट करने जा रही है? लेट्स सपोज मैंने कहा आज से स्टार्ट करने जा रही है। कैपेसिटी क्या है इस बिजनेस की? ऑनर होगी। याद रखिएगा, जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके अंदर जो सिंगल पर्सन होता है वो बिजनेस का ऑनर ही होता है। ऐसे नहीं आप लिख सकते यहाँ पे मैं बेनामी हूँ या टेनेंट हूँ या फलां हूँ, यहाँ पे आप ऑनर लिखोगे।
उसके बाद आपने बिजनेस एक्टिविटी ऐड करनी है, वो यहाँ पे न्यू ऐड न्यू एक्टिविटी पे आके क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से पहले प्रिंसिपल एक्टिविटी को मार्क कर देना है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्टिविटी यानी कि मेरा ये बिजनेस होगा। अभी बिजनेस क्या होगा, यहाँ पे आके मुझे प्लस पे क्लिक करना है, सर्च एक्टिविटी। जब सर्च एक्टिविटी पे काम करूंगा तो मुझे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार ये तो प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रिंटिंग लिख के सर्च कर लूँ। आपका नहीं नहीं प्रिंटिंग नहीं, प्रिंटिंग नहीं, ये टैक्स कंसल्टेंट है, तो मुझे यहाँ पे टैक्स लिख देना है। टैक्स लिखूंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली उसने लिख दिया ये वाला चौरी कॉर्पोरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंसी का काम कर रही है। अगेन स्टार्ट डेट कब से है, ये वाली है। यहाँ पे लिखने के बाद ओके किया, ठीक है। ये देखो उसने सारी एक्टिविटी खुद लिख दी, ये वाली चीजें पहले हमने लिख दी थी, ओके किया तो यहाँ पे बिजनेस ऐड हो गया। लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मुझे इसका एड्रेस भी बताना है कि ये बिजनेस हो कहाँ पे रहा है, वो जगह कौन सी है। तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, लिंक बिजनेस एड्रेस। जब यहाँ पे क्लिक किया तो इस खातून का ये वाला एड्रेस तो FBR के पास है, हो सकता है ये इसी एड्रेस पे काम कर रही हो, और इसी पे कर रही है तो मुझे यहाँ पे टिक करना है सिर्फ, ठीक है। टिक करके मुझे ओके कर देना है। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि ये इस बिजनेस जगह पे काम ना करती हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज लिखूंगा तो ये यहाँ पे आ गया एड्रेस, लेकिन नहीं 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 ये वाला एड्रेस गलत लिखा गया, तो चलो जी डिलीट करो यहाँ से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दोबारा हो, यहाँ पे आप ऐड अदर प्रॉपर्टी करो, ठीक है। यहाँ पे आप बताओ कि प्रॉपर्टी इसकी किस तरह की है जी। ये इसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे काम करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी है। वो क्या है जी, आपका कोई लेट्स सपोज हम कह देते हैं जी क्या है, ऑफिस है, ऑफिस लिख दो, ठीक है। बता दो कितने रकबे का है, कितने एरिया का है, वो लिख दो, ठीक है। वही मतलब जैसे मैंने बताया था ऑफिस नंबर फलाना, ठीक है। आपका फ्लोर कौन सा है, आपका स्ट्रीट कौन सी है, ठीक है। सेकंड फ्लोर है जी, ठीक है। और उसके बाद महमूद प्लाजा है जी, ठीक है। जो भी चीज़ है, एरिया लोकेलिटी कौन सा है जी, ब्लू एरिया, ठीक है। उसके बाद सिटी कौन सी है, आप सेलेक्ट कर लो जी, रावलपिंडी है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया जी, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना जी ये ऑनर है, ये अब इस प्रॉपर्टी पे जिस प्रॉपर्टी बिजनेस होने जा रहा है इसके मतलब आप बता रहे हो कि खतून उसकी ऑनर है या नहीं है। मैंने तो कह दिया ऑनर है, ऑनर है फिर 100%, ठीक है। आप कह सकते हैं बेनामी है, कुछ भी है। और यहाँ पे आप ओके कर दो, जो ये ओके किया, ये देखो दूसरा ऑफिस भी शो हो गया यहाँ पे, टिक करो ओके कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अभी नीचे वाली लाइन में जब यूं ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एड्रेस शो हो जाएगा। अगर एड्रेस शो नहीं होता, आपका एड्रेस नहीं हो पाता, तो आपकी एप्लीकेशन आगे फर्दर प्रोसीड कर ही नहीं पाएगी। अच्छा ठीक है जी, ये वाली बात समझ लगी है। यस सर। मैंने क्या किया था, यहाँ पे क्लिक किया था, ऐड न्यू बिजनेस पे गया था, यहाँ बिजनेस नेम लिखा था, एक्विजिशन डेट लिखी थी, कैपेसिटी लिखी थी। फिर यहाँ पे गया था ऐड एक्टिविटी पे, ऐड एक्टिविटी पे जाने का प्रिंसिपल एक्टिविटी पे क्लिक किया था। फिर देन मैंने यहाँ सेक्शन पे क्लिक किया था, सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखा था कि एक्टिविटी क्या है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपकी एक्टिविटी हो क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद देन मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर दिया था, ठीक है, आपको याद होगा। अब मुझे कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी है, कौन कौन चीज़ें प्रोवाइड करनी है अटैचमेंट में। ये देखें, मेरे हिसाब से पहले रेंटल एग्रीमेंट या वो जो है ना मतलब अगर मैं रेंट पे हूँ तो मुझे रेंटल एग्रीमेंट देना है। अगर रेंटल एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, मेरी अपनी घर की ज़मीन है, तो मुझे ओनरशिप का प्रूफ देना है, ठीक है। उसके बाद मुझे यूटिलिटी बिल देना है जो पेड और 3 माह से पुराना ना हो। ये चीज़ें करने के बाद आपने कानूनन सेक्शन 114A के अकॉर्डिंग बिजनेस बैंक अकाउंट देना जरूरी है। लेकिन अगर आप नहीं भी देते तो आपकी मर्जी है, एक कानून का बता रहा हूँ जी। प्रिंसिपल एक्टिविटी बिल्कुल चेंज हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप एक साहब पूछ रहे थे कि इसका अगर पर्सनल एड्रेस चेंज करना हो कल को तो हो सकता है जी। ये प्रॉपर्टी पे जाके इसी खतौन का आप क्या करो, अब ये जो एड्रेस आ रहे हैं, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐड करके जब यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख लोगे, जो ही ओके करोगे वो एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको यहाँ पे टिक लगाना है बस। जब आप टिक लगा देंगे तो आपका वो वाला एड्रेस अपडेट हो जाएगा। यानी कि आप इस प्रोफाइल में बिजनेस बैंक अकाउंट आप अपना दे सकते हो, अटैचमेंट में ये 2 चीज़ें आपको लाजमी देनी पड़ेंगी, ये 2 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपने बिजनेस में जाके बिजनेस ऐड कर लिया, ठीक है। और प्रोफाइल प्रॉपर्टी में जाके अगर प्रॉपर्टी का एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, वरना इसको भी नहीं छेड़ना और पर्सनल वाली टैब को भी नहीं छेड़ना। और आपने सिंपली एक सबमिट का बटन दबाना है। चलो इसको मैं अभी प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता मुझे हूँ। इसमें सर एक चीज बताइए, ये जो रेजिडेंशियल एड्रेस तो इधर चेंज होने की ऑप्शन आ रही है, अगर रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करें तो जुरिस्डिक्शन भी चेंज हो जाएगी जाके? ना, आप जो फनकारी का सोच रहे हैं वो भी आपसे बड़े फनकार लोग हैं। सर जो अटैचमेंट देना है।
तो ये कैसे ऑप्शन तो आ रही है चेंज की, कैसे करेंगे? ये नहीं करेगा चेंज एड्रेस को? जब तक आप अपना एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन आपकी जुरिस्डिक्शन चेंज नहीं होगी, जुरिस्डिक्शन वही रहेगी जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन थी। ठीक है, ये अटैचमेंट देना वैसे तो कानून में मैंडेटरी है, लेकिन लोग इसमें ब्लैंक पेजेस भी लगा देते हैं, ब्लैंक एक पीडीएफ भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, आप जो साहब कह रहे हैं कि डिलीट हो सकता है, जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें जी, अब मैं अपने तरफ ही एक बिजनेस आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज बिजनेस आपने देखना हो ना कौन कौन से ऐड हैं, प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल पे जब आप जाते हैं, यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करते हैं, ये बिजनेस नजर आ जाएंगे आपको। यहाँ पे सिंपली आपने एक डिलीट का बटन दबाना है तो बिजनेस आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ से एक चीज दबाऊंगा ना, वो कहेगा किस दिन से खत्म करना है, मैं एंड डेट लिख के जो ही ओके करूंगा बिजनेस गायब हो जाएगा दस्ती। तो वो डिलीट नहीं करना है। इस डिलीट करने के लोग 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भाई ले लेते हैं। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे तो एक बिजनेस आपको प्रैक्टिकली ऐड करके दिखाना है। हाउ आई कैन स्पीक विद यू नाउ। तो अपने आप को अनम्यूट करो, बोलो किसने रोका, मैंने म्यूट तो नहीं किया हो। सर एक चीज पूछनी थी यहाँ पे। जी जी पूछें। अच्छा सर, ये है कि अगर सर जो 181 का फॉर्म उसको अपडेट हमने किया, मतलब उसमें भी हम अपना मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और इधर से भी सर जो प्रोफाइल डिटेल है इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें अच्छा 181 में, अच्छा जी, ये इसमें ये और इसमें। प्रोफाइल में फर्क पता है क्या था? जो सबसे बड़ा प्रोफाइल में मसला आता है, मैंने इधर से क्यों नहीं बताया, इधर से बिजनेस जी भी ऐड हो जाता है। ये देखो बिजनेस ऐड करने का आसान तरीका है, लेकिन इधर से इसलिए नहीं ऐड करना। अभी रुको, मैं एक चीज पे आपको लेके जाता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। ये खतून का, बल्कि इस खतून को छोड़ते मैं अपनी प्रोफाइल लगाता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ आ सकेगी कि मैंने इधर से क्यों नहीं बताया। इसमें एक मसला है आजकल, उसकी वजह से नहीं बताया। एक मिनट जी, L7YONW, ये देखो मेरा भाई सेशन एक्सपायर्ड हो गया, मुझे इसको रिस्टार्ट करने दें। अच्छा जी, रिफ्रेश कर हेलो, अस्सलाम सकते वालेकुम। हैं। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी बताओ। सर ये जब हम 181 के फॉर्म में किसी भी क्लाइंट को या किसी भी इंडिविजुअल को डीलिंग कराते हैं, तो उसमें डायरेक्टर का लिंक वायरस पे मांगता है, तो क्या हम उसमें डायरेक्टर का या ट्रस्टी का लिंक ऐड करा सकते हैं, फिर इसको फिर हमें किसी और प्रिंसिपल बेस पे ऐड कराना होगा? नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल है, ऐसे ही है। जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। लेकिन जब मैं इसको डीलिंग करता हूँ तो आखिर में जब मैं लिंक ऐड करता हूँ प्रिंसिपल एक्टिविटी का, तो प्रिंसिपल एक्टिविटी के बाद वो डायरेक्टर का लिंक भी ऐड कराने को बोलता है फॉर्म सबमिशन से पहले। सबमिशन से पहले वो बोलता है कि आप एक्टिविटी ऐड करें। जब मैं सबमिशन का लिंक क्लिक करता हूँ तो वो बोलता है आप आप ना डायरेक्टर मुझे का कॉल लिंक कर ऐड लेना, करें। ठीक है, ये वाली बात मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। ठीक है, बाकी लोग का हम टाइम नहीं लेते, ये मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। ओके सर। अच्छा, ये देखें जी, नंबर मेरा वो ले लेना। अब ये देखें जी, ये बिजनेस का जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, अब ये जो हमारा बिजनेस है, ये 3 मोड में मैं चल रहा है। जी जी। ये मैं यहाँ पे आपको एक सवाल का जवाब देने लगे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा हूँ। ये देखें, एक आपने एड्रेस ये लिखा हुआ आपका मेन एड्रेस है, आपको आवाज आ रही है ना सर मेरी? मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जी, एक आपने एड्रेस ये लिखा हुआ है, लेट सपोज आपकी एक बिल्डिंग और भी है इस्लामाबाद में, वो आपने रेंट पे लगी हुई है। आपका रेंट एग्रीमेंट 2 महीने बाद उसका खत्म हो जाता है। अब आपने जो रेंटेड प्रॉपर्टी थी वो भी आपने अपने प्रोफाइल में ऐड की है। जब आपका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया और वो रेंटेड प्रॉपर्टी आपकी अब खत्म हो गई, आप उसका अपने प्रोफाइल से वो वाला एड्रेस रिमूव कर सकते हैं? ये सवाल है। और एक तो इसलिए लोग आ सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये मैं सच्ची बात करूं तो ये कोई वो ऐसी चीज नहीं है जिसपे हम वो अपना कोई झगड़ा करने लग जाए, टाइम करने वो जाया करने लग जाए। ये एड्रेस बिल्कुल आसानी डिलीट हो सकता है, और ये इतनी चीजें वो मैटर नहीं करती। जिसमें मैं कहूँ ना, ये ऐसे ही है, मिसाल के तौर पे आप कहो जी, एक तो होता है मतलब भूख लगी है, तो आपको बस खाना खाना है, ये नहीं कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं। मैं मिसाल देता हूँ कि यार कोई भी चीज है बस खा लो,
एक ये होता है नहीं जी मैंने फलां खाना, तो ये वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस मेरे दोस्त कोई नहीं है, ठीक है। आपको ना कि वो जी वो 2 एड्रेस दिए हुए हैं, फलां दिए हुए हैं, कोई मसला मसाइल, भाई ये पुराने वक्तों में यहाँ पे आपको नोटिस आता था, अब तो आपको नोटिस भी ऑनलाइन आते हैं। ये तो एक बेकार सी चीज है जिसपे हम फजूल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं इधर मैं क्यों लेके आया हूँ ये वाला एड्रेस, वजह ये है कि जब मैं बैंक में जाऊंगा ना, मैं उनको कहूंगा कि मेरा ये बैंक अकाउंट खोल के दो, सलीम ट्रेडर, चौधरी कॉर्पोरेशन, चौधरी टैक्स। मैं सर इसमें ना इसलिए वजाहत करना चाह रहा हूँ कि फर्ज करें हमारे पास 2 बिजनेस एंट्री है, जब हमारा स्टॉक टेक वगैरह या कोई विजिट होता है आरटीओ का, तो वो कह रहे हैं आपकी जो 2 प्रेमिसेस शो हो रहे हैं, हमने दोनों प्रेमिसेस की अपने स्टॉक की वेरिफिकेशन करवानी होती है। अगर एक एक हमारी अगर बिजनेस प्रेमिसेस रिमूव हो गया, हमने उसको सिस्टम से ये बासानी इसको रिमूव करवाना होता है, तो ये हो सकता है एओपी के फॉर्म में भी और इंडिविजुअल के भी फॉर्म में भी। ये छोटा सा सवाल है भाई, इसमें जी सर। ये 181 की मॉडिफिकेशन से ना बिल्कुल डिलीट हो सकता है, ठीक है। आपने जो डिलीट करना हो, ठीक है, आपने 181 की मॉडिफिकेशन पे जाना है, ठीक है। उसको यहाँ पे वो टिक लगी होती है ना, ये आपको मैं बताता हूँ, मैं अभी आपके सामने एड्रेस करता भी, प्रोसीड भी करता हूँ, मैं आपको दिखाता भी हूँ, बस 1 मिनट सब्र करें, बस 1 मिनट। ये जो एड्रेस आ रहा है ना, ये एड्रेस एक्यूरेट लिखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर मैं कल को इसका अकाउंट जाके खुलवाऊं ना, इसका लेट्स सपोज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ये कंपनी के तौर पे ऑपरेट कर रहा है, मैंने साथ इसको इंडिविजुअल में भी रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज इसका अकाउंट खुलवाना चाहूँ तो इसी टाइटल से मैं अकाउंट खुलवा सकता हूँ, कंपनी का तो अकाउंट है ही है, यानी कि जो हमारी कैश डीलिंग है हम इसके जरिए सोल प्रोप्राइटर में ले जाएं, वो कंपनी पे तो टैक्सेशन के रेट ज्यादा है। अब टैक्सेशन के बेनिफिट्स को हमने देखते हुए हमने दोनों फॉर्म में चलाया हुआ है। बात करने का मकसद ये है कि ये जो बिजनेस है इसका ये एड्रेस आपने जरूर लिखना है। अगर आप प्रोफाइल से आके लिखोगे, यहाँ से आके जो हमने यहाँ से डिस्कस किया, तो यहाँ से अगर आपने बिजनेस में ऐड कर दिया तो आपका ये वाला एड्रेस शो नहीं करेगा। अगर ये वाला एड्रेस शो नहीं करेगा तो आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, और कोई तो आपको फायदा ही नहीं है सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर करने का। बात समझ रहे हो? जी ठीक हो गया। अगर सेकंड एड्रेस भी ऐड करना है तो वो भी 181 में ही ऐड करेंगे और वो आपको प्रोफाइल पे भी शो हो जाएगा। शो हो जाएगा। ओके ठीक हो गया। आप अपनी ना टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उसको भी देखना पसंद करूंगा, ठीक है। और क्लास के बाद भले कर लीजिएगा, ठीक है, बिना झिझक। अच्छा सर, ये आप बिजनेस एडिशन जब कर रहे हैं तो उस वक्त ये एक सेल्स टैक्स और एफईडी का एक चेक मार्क आ रहा है, वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी गुड्स पे सेल टैक्स एंड एफईडी भी एक्टिव है, यानी कि वो लगता है, तो भाई मैं उसमें अभी वो नहीं उलझाना चाह रहा, उसमें कोई फायदा ही नहीं है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाओ, ठीक है। आपने मतलब उसको फजूल में नहीं करना, ठीक है, अनलेस के अगर कल को आपको करना ही पड़ जाए तो कर लो, लेकिन इमीडिएटली नहीं, ठीक है। लेकिन सर कोई बिजनेस जब होगा तो जाहिर बात इनवॉइस वगैरह भी करेगा, फिर वो सेल्स टैक्स के अंदर भी तो जाएगा ना? मेरी जान सेक्शन 14 सेल टैक्स एक्ट 1990, ठीक है, उसके अंदर आपके वो लोग लिखे हुए हैं जिन्होंने सेल टैक्स में रजिस्टर करना जरूरी है। अब हर इनवाइस पर अगर आप सेल टैक्स चार्ज करने लग जाओगे, हर प्रोडक्ट हर गुड सेल टैक्सेबल नहीं होती, टैक्सेबल गुड नहीं होती, तो इस तरह से आप कैसे बिजनेस करोगे? अगर आपका नाम सेक्शन 114(1) में आ रहा है देन आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी कराओगे, देन आप इधर भी टिक मार्क करोगे। सेक्शन 14 बताया आपने? जी सेक्शन 14 बताया या 114? नहीं, सेक्शन सिर्फ 14 सब सेक्शन 1, समझ लगी? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, ये सारी तो क्लियर हो गई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ये जो लिंक्स आ रहा था इसके अंदर, इसका भी थोड़ा सा हमें जस्ट एक 1.5 मिनट का ओवरव्यू दे दें कि ये होता क्या है, चलो हमें आइडिया हो जाएगा। मैं बता देता हूँ सर, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। बाकियों के आप क्या पूछना चाहते हैं के फॉर्म में इनफिनिक्स जब डी लिंक करते हैं इनफिनिक्स, भाई 181 वाले जो भी इनफिनिक्स स्मार्टफोन्स आप हैं ये मुझे अनम्यूट करके पूछ रहे हैं। ये देखिए जी 181 मॉडिफिकेशन में मैं आपको एक चीज बता दूं, लॉग आउट करते हैं, पता नहीं पोर्टल को क्या मसला हुआ है। ये देखें जी सेकंड नंबर पे आके मैं अपनी प्रोफाइल में एक बिजनेस आपको ऐड करके दिखाता हूँ, टैक्स ईयर 2023, ठीक है, सिलेक्ट। भाई जो सवाल है वो दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दो ताकि मैं देख लूँ आपका सवाल क्या था, जो भाई कह रहे हैं कि मेरे सवाल का भी जवाब दें।
ये देखें जी, जो एड्रेस मेरा नादरा के पास था जब मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया था, ये पुराना एड्रेस उसने वही उठाया हुआ है, ऑटो में उठाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी में अभी ये देखो इतने एड्रेस FBR के पास मेरे हैं, मैंने जो लगाना है मैं उस पर टिक कर दूंगा, ठीक है। जो मैंने एड्रेस ओके करना है वो मैं इसको ऐड कर दूँ, ठीक है। बिजनेस में चला गया, अब ये एक बिजनेस शो हुआ है, अब मुझे एक और बिजनेस ऐड करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी उस बिजनेस का नाम लेट्स सपोज इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा जी, एक्विजिशन डेट है जी आज की, ठीक है। कैपेसिटी क्या है जी, आई एम द ओनर, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल एक्टिविटी पे गया, प्रिंसिपल एक्टिविटी पे चेक मार्क किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई, मैं इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटी, अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने ये क्लिक कर दिया। ये क्लिक करने के बाद मैं अगेन कह रहा हूँ कि आज से ही स्टार्ट है, ये बार बार ये फॉर्म का ग्लिच है, बट 3 दफ़ा मांग रहा है। देन ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखें जी, मुझे इस पे दोबारा क्या करना है, दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जमा पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ ये जो वाला जो एड्रेस है ना, यहाँ पे कोई ऐसा एड्रेस नहीं आ रहा जहाँ पे बिजनेस हो रहा हो। कहाँ पे हो रहा है जी, नई जगह पे हो रहा है, वो नई जगह को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आके क्लिक करता हूँ, कहता हूँ ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहाँ पे बिजनेस हो रहा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो है वो ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस कौन सा है जी, ऑफिस की जो भी मेजरमेंट है, लेट्स सपोज वो स्क्वायर फीट है, वो कितने है जी, स्क्वायर फीट है 700 है जी, 750 है। ऑफिस नंबर लेट्स सपोज जी 408, ठीक है। 4th फ्लोर, ठीक है। 4th फ्लोर के बाद जी शाहीन सेंटर, ठीक है। लिफ्टन, ब्लॉक 7, सिटी कराची। अब जो कराची के साहब हैं कोई बताएं जी ये किस एरिया में बनेगा, कराची वाले कोई साहब बताएं जी। ये आपका पड़ेगा सर साउथ में बनेगा। क्लिफ्टन तो साउथ में ही आता है। चले जी साउथ में कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये हमने कैपेसिटी किया जी, ये है जी हम टेनेंट है जी, 1% शेयर है जी हमारा, ठीक है। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये जो नया एड्रेस है ये ऐड हो गया, ये देख लें, जब ऐड हो गया ओके किया। अब ये वाली चीज़ देख लें जी, ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब असली तौर पर ये एक साहब लिंक का भी कह रहे थे, लिंक का बता दूं। लिंक में अब क्या हो सकता है, अब ये देख लीजिए, लिंक में मैं किन किन लोगों को अपॉइंट कर सकता हूँ। मैं अपने ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकता हूँ, यानी कि मेरे ऑडिटर के पास भी मेरे इसकी एक्सेस हो जाएगी। किसकी, इसकी, ये जो मेरा लॉगिन है उसकी एक्सेस हो जाएगी, यानी कि वो अपना लॉगिन खोलेगा, उसके अंदर मेरी भी आईडी आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये कोई अपना एम्प्लॉयर मेरा, उसको मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकता हूँ। बाकी जैसे खाना पूरी है, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जा सकता है, ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, आपका एम्प्लॉयर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। ये एम्प्लॉयर का, सॉरी, ये एम्प्लॉयर का जो आपने बताया, तो ये इसमें लाइक जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होंगे ये उस पे आई कैसे अप्लाई होगा, राइट? जी मेरे दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सर, एक सवाल था अगर आप अलाउ करें प्लीज। जी पूछें। अच्छा, ये तो आपने बताया एक रिगार्डिंग दी बिजनेस, उसके हवाले से, राइट, कि बिजनेस किस तरह ऐड होता है। अब इसमें ये बताएं कि अगर लेट से कि मुझे, मेरा अगर एक एनटीएन है और मैं अगर एक काम कर रहा हूँ एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो अब मुझे लाइक, और मेरा अभी फिलहाल मैंने STRN जो सेल्स टैक्स होता है, तो उसमें मैंने रजिस्टर नहीं करवाया ना। आई वुड लाइक टू गेट द रजिस्ट्रेशन इन STRN, तो उसका क्या प्रोसेस, मतलब उसमें मुझे यही प्रोसेस करना होगा सेम, मुझे उस पे एनटीएन पे ही मिलेगा या मैं डिफरेंट उसमें बना सकता हूँ? चलेगा, सेल टैक्स वाला मैंने एरिया कराया नहीं, उसकी अलग से आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती। नहीं, वो तो ठीक है, मैं बिजनेस का इसी चीज को मैं पूछना चाह रहा हूँ
एक बिजनेस जो आपने अभी ऐड किया वो तो एक नॉर्मल कोर्स पे किया, राइट? अब इसमें मुझे अगर उस पर STRN अगर मुझे लाइक उसका करना है तो फिर मैं उसी सेम बिजनेस एड्रेस पे ही ले सकता हूँ या मुझे सेपरेटली करना होगा, क्या होगा उसमें? करना पड़ेगा, ये इन्होंने बस ऐसे डाल दिया है, ठीक है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे टीका लगाने की वजह से मेरी सेल टैक्स भी चार्ज हो जाएगी, ठीक है, हम इसलिए नहीं करते, कल को ये ना कह दे तो आप फलां अरसे से बिजनेस कर रहे हैं तो आप उस टाइम से हमें सेल टैक्स दो। नहीं तो मीन्स के यहाँ पे फिर जो लाइक अगर मैंने ऐड भी कर लिया तो वो मेरा NTN में शो हो जाएगा बिजनेस में, जो हम जब वेरिफिकेशन करेंगे? नहीं होगा। सर रजिस्ट्रेशन का ना इसको यार ये ना चुन्नू से क्वेश्चन एंड पे रखो, ये जो मतलब लेवल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और ये लिंक करने का एडवांटेज, लिंक करने का भाई एडवांटेज ये शान भाई उस बंदे के पोर्टल पे शो हो जाएगा, आपका पोर्टल, वो अपना लॉगिन करेगा, अंदर आपका नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। हसनैन भाई जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज आप या टाइप करके पूछें या अनम्यूट करके पूछ रहे हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर भी, अब एम्प्लॉयर के लिए यहाँ पे उसका NTN लिखना पड़ेगा, कुछ भी जो भी NTN है मैं यहाँ पे NTN लिखूंगा ना तो मेरा नीचे एम्प्लॉयर शो हो जाएगा, ठीक है। और खैर मुझे पूरा NTN नहीं पता, मैं एक वैसे एग्जाम्पल कोड का, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ नीचे एम्प्लॉयर आ जाएगा, मैं सिंपल यहाँ पे उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। जब उसको सिलेक्ट कर लूंगा लेट्स सपोज इसको, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट डेट लिखूंगा लेट्स सपोज, ओके करूंगा। अब ये मेरी प्रोफाइल उस बंदे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। वो बंदा अपने पोर्टल से, ये जो साहब है, ठीक है, ये अपने पोर्टल से मेरी रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं, उसको बकायदा एक्सेप्ट भी करेंगे। अच्छा जी सर एक आखिरी सवाल सर। जी जी सर एक कुछ बिजनेस फर्ज करें, एक बिजनेस 20 साल से चल रहा है और वो मुझे आज कहता है कि यार मेरी रिटर्न तो फाइल कर दो और मुझे रजिस्टर भी कर दो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है NTN में, तो सर क्या मैं रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 20 साल पहले वाली लिखूंगा या आज वाली लिखूंगा? तो ये थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डाल। बस उसकी मतलब पहली बात तो यह है कि आपके पास लॉगिन है कि नहीं है। लॉगिन तो होगा सर डेफिनेट। अगर लॉगिन है ना, क्योंकि 2014 से पहले E.FBR था और उससे पहले तो वैसे ही मैनुअल थी एक भले वक्तों में, ठीक है, जितना पुराना आप चले गया, ठीक है। तो ये कह लो कि आपने अभी लेटेस्ट ही करना है, लेटेस्ट ही करोगे आज की डेट का सर। हाँ आज की डेट का, ठीक है राइट। अच्छा जी, अब ये देखें जी, पर्सनल में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, प्रॉपर्टी में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी में जो आ रहा है ये मेरे रेजिडेंशियल एड्रेस आ रहा है, ये वाला, ठीक है। बिजनेस में मैंने एक बिजनेस नया ऐड कर दिया, लिंक मैंने किसी को नहीं किया, डिलीट कर दिया। अटैचमेंट में मेरे पहले वाले फॉर्म लगे हुए हैं, मैंने उसी को कैरी कर दिया। बैंक अकाउंट मैंने एक अटैच किया हुआ है, मैं उस सिंपल फॉर्म को जो ही सबमिट करूंगा ये मेरी एप्लीकेशन चली गई है FBR के पास, ठीक है, किस चीज़ की, ये बिजनेस को ऐड करने के लिए। जो ये मेरी प्रोफाइल में थोड़ी देर में शो हो जाएगा, मैं प्रोफाइल वेरिफिकेशन पे जाऊँगा, तो मैं कल को डिलीट करना भी जाऊँ तो मैं माई प्रोफाइल पे क्लिक करके इस बिजनेस को खोल के बासानी डिलीट कर सकता हूँ। और ये अभी इमीडिएटली शो नहीं होता जब आप जाते हैं ना, ये देखो अभी शो भी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका है। उसके बाद अभी इसी अपने पोर्टल पे आप रहते हुए क्या क्या कर सकते हैं, अपना ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हो IRS के पोर्टल पे रहते हुए, ये देखो जब आप निकालोगे, ठीक है। उसके अलावा आप अपना पिन चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ये आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये इस तरह सर्टिफिकेट होता है, इसमें फाइलर नॉन फाइलर वाला कंसेप्ट बाद में बताऊंगा। ये जी सर्टिफिकेट है आपका, ये बिजनेस प्रीमिसेस पे लगाना सेक्शन 181C के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, ठीक है। लॉग आउट करने के अलावा ये आपका ड्राफ्ट है, जो भी चीज़ें आप काम कर रहे होते हैं आधी अधूरी छोड़ देते हैं तो चीज़ें आपकी ड्राफ्ट में पड़ी होती हैं। जो चीज़ें FBR आपको नोटिस वगैरह जारी कर देता है वो इनबॉक्स में पड़ा होता है। जो चीज़ें आप FBR के लिए भेज देते हैं, जैसे आपका मोबाइल का सेंट आइटम होता है, ये आउटबॉक्स है। इस तरह कंप्लीटेड टास्क में वो चीज़ें होती हैं जो आपने सबमिट कर दी होती हैं, ठीक है। तो ये जी आपकी बासानी आप कह लें कि ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है आपके पोर्टल का, ठीक है। उसके बाद अगर हम इधर चलें, सर एक चीज पूछनी थी, बस 1 मिनट रुकें भाई, 1 मिनट रुकें जी। ये 181C वाला मैंने आपको बता दिया, बिजनेस के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। अभी जो सोल प्रोप्राइटर का बेसिकली हमने क्या किया, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, ये 1 मैन शो होता है, ठीक है, 1 मैन आर्मी होता है, ये एक अकेला बंदा होता है, ठीक है। इसके पास फुल पावर्स होती हैं, यही बंदा सिंगल ऑनर होता है, ठीक है। इसने किसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग नहीं करनी होती, इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। वर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी सीखना बहुत जरूरी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से क्या मुराद है, मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने किसी के पैसे देने हो
तो बंदा अगर उसको पता है कि शाद भाई से पैसे नहीं मिलेंगे, वो मेरा मोबाइल देखेगा कीमती है, वो छीन सकता है, मेरी गाड़ी है वो रोक सकता है, यानी कि वो मेरे से कोई भी चीज़, मेरी जाती चीज़ें भी छीन ले सकता है, मैंने किसी को पैसे देने हैं। लेकिन इसी लम्हे में अगर मैं आ जाऊँ लिमिटेड लायबिलिटी, तो लिमिटेड लायबिलिटी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरी लिमिटेड है, तो मैं कहूँगा यार मैं आपको पैसे तो दूंगा, लेकिन मेरी जो लायबिलिटी है ना लिमिटेड है अप टू दिस एक्सटेंट। मतलब क्या मतलब, मैं मिसाल के तौर पे उसको कहता हूँ कि मेरे बिजनेस में जितने असासे हैं मैक्सिमम मैं उतना लायबल हूँ। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसके लिए लाजमी तौर पे कोई थ्रेशोल्ड होता है, कोई क्राइटेरिया होता है। हम कहते हैं कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड तो होगी, लेकिन लिमिटेड किस हद तक होगी वो हम फिर बताते होते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी में जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट द इन्वेस्टर या शेयर होल्डर हैज मेड इन द शेयर। ठीक है, तो इस तरह से अनलिमिटेड क्या है कि आपकी लायबिलिटी की कोई हद ही नहीं है, आपको पकड़ा जा सकता है, कोई कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है। अभी हमने एनटीएन लिया, हमने बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाना था, हमारी मजबूरी थी इसलिए हमें वो करना पड़ा। ठीक है, देन आपको पता है कि आप सबसे पहले आप एनटीएन लेते हैं, जो सिंपल मैंने 181 का आपको बोला था। ठीक है, एनटीएन लेने के बाद उसके अंदर आप क्या करते हो, बिजनेस को ऐड करते हो, जो भी मैंने किया। बिजनेस को ऐड करने के लिए आपको पता है कि वो दो चीजें मैंडेटरी होती हैं। कौन कौन सी? रेंटल एग्रीमेंट मैंडेटरी होता है नंबर 1, नंबर 2 पे आपके लिए मैंडेटरी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल, और आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका सेल नंबर चाहिए होता है, आपको ईमेल चाहिए होता है। ठीक है, ये वाली चीज तो ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, लेटर, ये बैंक वाले आपका लेटर मांगेंगे अगर बैंक अकाउंट आप खुलवाने जाएंगे, और ये चीजें तो मैंने दोनों आपको बता ही दी हैं। बेसिकली आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, ओके जी, बात समझ रहे हैं जी? समझ आ गई जी। जी अच्छा जी, अगले लम्हे में अगर जाते हैं, ये चीजें आपको ये तो पता चल गई। आप मुझे ये बताएं कि आपके धड़ल्ले से जितने भी क्वेश्चन है, अब मैं हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, मेरा टारगेट था सोल प्रोप्राइटर का, वो खत्म हुआ। सोल प्रोप्राइटर ये है कि आपके पर्सनल एनटीएन के अंदर बिजनेस को ऐड करना ताकि आप बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवा सकें। ठीक है, अब इसके लिए कोई और फॉर्मेलिटी नहीं है, ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, कोई कानूनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, अब 1 बाय 1 भाई जो भी क्वेश्चन आपका पूछे मैं डिटेल से बताने को तैयार हूँ। जी सर, ये पूछना था सर जो जी 1 बाय 1 अभी सबसे पहले लम्हे में बोलें जी, आप हैंड रेज कर लें, अली भाई बोलें। जी सर, ये पूछना था सर, ये जो 181 फॉर्म है, ये एक ही पीरियड में एक मरतबा अपडेट हो सकता है या एक से ज्यादा मरतबा भी एक पीरियड में अपडेट हो सकता है? जितनी दफा मर्जी अपडेट कर लो भाई, इसका सर कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तुम्हारे ही नजर में भी नहीं है, मैंने कोई 50 दफा अपडेट किया हुआ, मेरा अपना कोई 8 दफा मैंने अपडेट किया हुआ, ऐसे रीड कर देता हूं, कोई जी इतना मसला नहीं है। मैक्सिमम क्या है मतलब, अब भाई एक एक्टिविटी थी मैंने स्टार्ट किया, अब नहीं कर रहा उसको, दैट्स इट, जी, नो ठीक इशू। हो गया सर। जी अजीम भाई। मेरा सब सवाल अजीम भाई ये प्लीज। है जी 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 मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम एक नॉर्मल पाकिस्तानी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या फॉरेन नेशनलिटी की रजिस्ट्रेशन भी इसी तरह होगी या उसका कोई डिफरेंट प्रोसीजर है? नहीं, उसका ये क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, उसका अलग से उसको आरटीओ वगैरह विजिट करना पड़ता है, वो लंबा चौड़ा चक्कर है, उसकी फीस भी ज्यादा होती है। ठीक है, वो ये वाला चक्कर नहीं है, ये अच्छा, ये पाकिस्तानी वाला रेजिडेंट के लिए। ऑन द पाकिस्तान। हाँ जी थैंक जी जी, पासपोर्ट और वीजा वगैरह की कॉपी लेके, वो मतलब ये समझे कि वो ये वाली चीज अलग है, वो अलग है। यू। ओके, वो पर्सनल जी प्रेजेंस है उनकी। जी जी, वो पर्सनल अपेयरेंस उसके लिए जरूरी है, और वो समझे कि थोड़ा टाइम भी टाइम टेकिंग चीज है। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। रेडमी नोट 9। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? अच्छा जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था ना कि प्री रिक्विजिट्स क्या हैं अगर हम किसी भी बिजनेस को रजिस्टर करते हैं ना एफबीआर के अंदर, तो पहले लाजमी है कि वो बिजनेस जो है वो रजिस्टर होना चाहिए प्रॉपर अथॉरिटी के पास जिसके थ्रू हम वो बिजनेस कर रहे हैं। ये जो सोल प्रोप्राइटर है ये तो होता ही है एफबीआई के पास रजिस्टर्ड, हमने बाकियों की तो बात ही नहीं की। आज तो हमने सिर्फ सोल प्रोप्राइटर डिस्कस किया, फिर हम पार्टनरशिप भी डिस्कस करेंगे, कंपनी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक को कैसे रजिस्टर करना है वो ऐसे, अभी मैं तो समझता हूँ कि मैंने
बड़ा आसान करके सीधा सीधा समझाया, अगर कहीं आपको परेशानी आई तो पूछ लें, बाकी बिजनेस मॉडल भी ऐसे डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये भी आपने बिजनेस रजिस्टर्ड किया मेरे दोस्त, ये सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन है। ओके जी असलैन साहब। जी सर, थैंक यू। तो सर ये बताएं, ये जो अभी मैंने आपको बात की थी, आपने कहा मैं बताऊंगा, तो वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। लाइक जो बिजनेस साइड किया आपने वो तो सिंपल था, विदाउट सेल्स, राइट? एक मिनट यार, ये जो साहब ऐसे अनम्यूट अपनी मर्जी से कर लेते हैं, मैं अगर रिमूव करूंगा तो अनएथिकल बात है, लेकिन आप लोग भी ख्याल किया करें, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी असलैन भाई प्लीज। सॉरी। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि बेसिकली आपने जो अभी बताया है ये एडिशन का बिजनेस, ये तो खैर क्लियर है, लेकिन इसमें अगर मुझे लाइक जो सेल्स टैक्स वाला पोर्शन जो मैंने कहा कि उसमें क्या मतलब डिफरेंट बिजनेस होगा या वो सेम पे ही मैं ले सकता हूँ जो मेरा एनटीएन पे बना हुआ? बेजान आप सेम पे करवाओगे ना, आप अलग भी करवा सकते हो। आपके 4 बिजनेसेस हैं, उनमें से एक बिजनेस रजिस्टर करवा लो, 2 करवा लो, सारे करवा लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी आप चीजों को मिक्सअप ना करो, जितनी चीज हुई है आप उतने पे रहो। जब आप ये देखोगे, आप एक रोड पे जा रहे हो, आपके सामने एक बाइक वाला है, तो जब आप रोड पे लंबी नजर दौड़ाते हो तो वहां पे आपको 10 गाड़ियां और नजर आती हैं, आप कहते हो यार ये वहां पे मैं कैसे पहुंचूंगा। आप आगे का ना सोचो, अभी यहाँ तक रहो, जब आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह आपको चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। जी जी प्लीज। अच्छा, एक जब आपने ये स्क्रीन ऑन की थी लॉगिन वाली, उस पे नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन था और लेफ्ट साइड पे एनरोलमेंट था। वो एनरोलमेंट क्या चीज है? ये एनरोलमेंट ये चीज है मेरे दोस्त, कभी समटाइम ये होता है कि एफबीआर के पास आपकी पार्शियल इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होती है। लेट्स सपोज आपका एम्प्लॉयर आपकी जॉब करते हैं, आपका वो टैक्स वैक्स काटता है, अगर वो टैक्स वैक्स काटता है ना, तो कह लो कि मतलब आपकी वो टैक्स एफबीआर के खजाने में आपके ब्याह पे जमा करवा रहा है, तो एफबीआर के पास आधी इन्फॉर्मेशन होती है। जब आप रजिस्टर करने जाओगे ना किसी बंदे को, तो आपको मैसेज आए कि आप ई एनरोल्ड नहीं है, तो फिर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं करना, ई एनरोलमेंट पे क्लिक करना। उसमें आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एफबीआर के पास पहले, सॉरी, जो बिजनेस की एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है ना, पहले एफबीआर के पास होती है। जो ऊपर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, ईमेल, वो सिर्फ चीजें वो आपसे मांगेगा, बस थोड़ा सा आधा हिस्सा होगा। यानी कि फॉर्म के 2 हिस्से थे ना आपके, जो 181 के, उसका जो फर्स्ट वाला हिस्सा था, जो ऊपर वाला, बस उतना वो आपको मांगेगा। अच्छा बशारत साहब, एक सवाल मेरा। थैंक यू। बशारत साहब, एक सवाल मेरा भी है। जी जी। मुझे ये बताइए, ये जो आपका कोर्स है, ये इसका स्कोप क्या लिमिटेड टू रजिस्ट्रेशंस है कि इट विल कवर हाउ टू फिल द फॉर्म्स, और मतलब कि उसको किस तरह हैंडल करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग को, इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह को? कल एक आउटलाइन भेजी थी ग्रुप में, आपने देखी थी सर? जी कल मैंने एक आउटलाइन ग्रुप के अंदर भेजी थी, आपने देखी थी? नहीं, मैंने नहीं देखी जी। आई हैव जॉइन्ड द ग्रुप टुडे। अच्छा अच्छा, आप सर ना, जिस बंदे ने आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया, ये लिंक भेजा ना, प्लीज आप उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है? जो एक आउटलाइन है वो आप उनको दीजिएगा, ठीक है? ओके, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी अस्सलाम मच। वालेकुम सर, बात आ रही है? जी जी। आवाज तो सर, मैं पहले थोड़ा इंट्रो भी करा दूं। मुझे लगता है कि इधर सबसे छोटा मैं ही होऊंगा। अभी हम लोग की कैफ की अटेम्प्ट है सितंबर में, इंशाल्लाह क्या बोलते हैं क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी। ये बुकिश नॉलेज तो है सर। अब मुझे ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं अपने एनआईसी से मतलब कि रजिस्टर हो जाऊं और फिर उसके अंदर जो जो हमें आज पढ़ाया गया उसमें मतलब कि उंगलियां करता रहूं, उसको प्रैक्टिकल वर्क सीखता रहूं, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है कि हम रजिस्टर हो जाए अपने एनआईसी? बस एक रिक्वायरमेंट होगी कि आपको इस साल भी रिटर्न फाइल करना होगा, अगले साल भी, उससे अगले साल भी, कोई वो मसला नहीं है, कोई मौत वाली बात नहीं है। आप फाइलिंग होगी ना, ऐसे नहीं कि अभी तो कमा था तो कुछ भी नहीं रहे, आगे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे ये ऐसे ही, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फ्यूल करवाओगे नहीं करवाओगे, अगर आपकी इनकम नहीं है तो रिटर्न फाइल करोगे, टैक्स नहीं दोगे, ठीक है? अच्छा रिटर्न, ये तो फिर वेल एंड गुड हो गया, क्योंकि मुझे यही कंफर्म करना था कि अभी तक हम लोग बुकिश नॉलेज पर है। जितना ये पढ़ा है ये तो मतलब कि बुकिश नॉलेज हम लोग के लिए इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क अभी तक आपको भी पता है और कैफ तक नहीं हो। जान, आपने कैफ 2 के अंदर कोई नहीं पढ़ा होगा कि 181 का फॉर्म जो है, जो आप कह रहे हैं ना बुकिश नॉलेज, 181 कहाँ पे डिस्कस है आपके कैफ 2 में? या आपका ये जो सर फॉर्म ये नहीं,
ये मेरा मतलब नहीं है, लेकिन ये मेरा मतलब ये है कि मैं बुकिश नॉलेज तो ले सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल सीखना है। सोल मकसद ये कहने मेरे को तो अब आपने तो e.fbr का पोर्टल भी नहीं कभी खोला होगा कैफ2 में। हाँ, नहीं जी खोला था हम लोगों ने सर, खोला था 17 सुनियों के बैच से हम लोग निकले, अच्छा रजिस्ट्रेशन हमने वहां से। अच्छा अच्छा, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि आप एक से छोटी सी हमें ना डेली वर्क पे वो लेक्चर की समरी बता दे कि इस लेक्चर में हमने ये किया। अब मैं रजिस्टर पेन लेके बैठा था लिटरली, और मैंने कहा नोटिंग करता रहूंगा, क्योंकि कैफ के साथ इसको लेके चलना थोड़ा ट्रिकी भी हो जाएगा मेरे लिए आगे जाकर। तो सिर्फ एक समरी दे दें ताकि हम फारिग टाइम में अपना प्रैक्टिकल वर्क पोर्टल पे जाके करें, ताकि सीखें कुछ। मैं इंशाल्लाह आपको ये चीजें शेयर करूंगा, ठीक है, साथ साथ शेयर करता रहूंगा। सर जी, आप अपना नंबर डीएम कर दें यहाँ पे, या तो बता दें, मैं वहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। अच्छा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर जी सर मैंने काफी देर से हाथ उठाया हुआ है सर। नहीं मैं सारे सबके जवाब दे के जाऊंगा, सबके जवाब। जी साहब। सर मेरे ना 3 क्वेश्चन है, बेसिक। अच्छा सर, जी फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि सर मैं ना एक रूरल एरिया से हूँ ना, तो सर मेरे पास मोस्टली कस्टमर होते हैं आड़ती। ठीक है, कल भी मेरी आपसे बात हुई है, मैं बैंकर। अच्छा, तो सर आड़ती होते हैं, सर आड़तियों से अगर मैं डिटेल मांगूंगा ना कि यार मुझे बिजली का बिल ला दो, मुझे फलां चीज ला दो, तो वो अनॉयड हो जाएंगे। तो सर अगर मैं ब्लैंक पेज अपलोड कर दूं जिस तरह आपने बात की, तो इससे कोई रोला तो नहीं होना ना सर? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप अपनी मर्जी से लगा दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। सही। और सर दूसरा सवाल ये था कि सर मैंने ना अभी आपसे बात भी की थी पहले भी, सर मैंने एक कस्टमर को इनरोल किया है सर, यानी कि उसको मेरे ख्याल से वो जॉब करता है प्रॉक्टर एंड गैमल में ना, तो ऑलरेडी उसका शायद कोई डाटा गया हुआ होगा एफबीआर के पास ना। तो जब मैंने उसका ई रजिस्ट्रेशन यानी इनरोलमेंट की बजाय जब मैंने उसको न्यू रजिस्टर किया, तो वो सर अब वो उसको उठाने नहीं दे रहा। तो काइंडली सर एक तो आप लेक्चर के बाद इसको लाजमी देखेंगे। भेज देना, जो इशू करना है ना वो तस्वीर भेज देना, ठीक है। डन सर। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। अच्छा सर, कुछ कस्टमर होते हैं जिनका नाइक का बना होता है, फॉर एग्जांपल सर बंदा रहता है सऊदी अरब, उसके ऊपर लिखा होगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस इज सऊदी अरब, तो इस तरह के लोगों को भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे या उनका कुछ सेपरेट ट्रीटमेंट होगी? बस सर ये। उसको इसी तरह ट्रीट करो, तो इस तरह। सर थैंक यू सो मच सर, ये जो इशू वाला है ना सर, काइंडली इसको अब लेक्चर के बाद जरूर देखेंगे। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मुझे मच सर। मैसेज कर दें, ठीक है सर। वाई इट इज इंसेसिव वो जी नेदर बिल्कुल। डू इसमें शीला इस तरह से है, अगर अपने आप को वो एक्टिव नहीं करती तो जो प्रॉपर्टी उसको अगर ट्रांसफर हो रही है तो उस पर सेक्शन लगता है 236 के। अगर वो किसी को ट्रांसफर लगते कर रही है तो उस पर लगता है 236 सी। तो उसमें अगर आप नॉन फाइलर होंगी तो टैक्स रेट डबल है, अगर फाइलर होंगी तो टैक्स रेट थोड़ा है। तो ये वाली चीज मैंने फाइलर नॉन फाइलर तो गलत बोल दिया है मैंने खुद भी। ये होता है एक्टिव इनएक्टिव, अब वो फाइलर नॉन फाइलर वाला कंसेप्ट नहीं रहा। अगर आप एक्टिव होंगी ठीक है तो आपका हाफ रेट है, अगर इनएक्टिव होगी तो टैक्स का रेट डबल है। अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। कॉस्ट क्या है? अगर आपको रिटर्न वगैरह फाइल करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आईफोन का भी हो गया है। मोहम्मद एहसन मकबूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एहसन भाई। अच्छा सर, मुझे इसका पता करना था, जैसे आपने अभी बताया ना 181 फॉर्म के अंदर हम पर्सन लिंक करते हैं, तो ठीक है, उसमें आपने कहा है कि हम अपना एम्प्लॉयर ऐड करते हैं। जैसे मैं अभी एक कंपनी में काम करता हूँ, तो वो क्या मैं उस कंपनी को ऐड करूंगा एम्प्लॉयर की जगह? वो इंटरेस्टिंग एक चीज बता दो, उन्होंने पहले खुद ब खुद ही कर लिया होगा, आपसे पहले खुद ब खुद ही चीज को कर लिया होगा। जैसे अभी मेरा अपना पर्सनल इंडिविजुअल है, तो उसमें वो नहीं किया हुआ उन्होंने, अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा वो नहीं है, नहीं आप खुद ब खुद ऐड ना करो, ठीक है। वो इसलिए करते हैं कि मैं लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उन्होंने मेरा लिंक किया हुआ था। अब क्या करते थे, मेरे रिटर्न वो खुद फाइल कर देते थे। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होते हैं वैसे, अगर ऐड करें, अगर ऐड नहीं करते तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा? मैंने अभी आपको पहले बताया है, जिस बंदे को हम ऐड करते हैं, लेट्स सपोज मैं अपने एम्प्लॉइज को अपने पोर्टल में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मैं अपने पोर्टल से अपने एम्प्लॉइज की रिटर्न भी फाइल कर सकता हूँ, उनकी सारी रिटर्न के जो ये प्रॉपर पोर्टल है ना, डैशबोर्ड, पूरा उनका डैशबोर्ड मेरे स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो सैलरी को कैसे शो करेंगे फिर? तो सैलरी वो आपकी रिटर्न में जाएगी, वो आपकी रिटर्न के अंदर जाएगी। ओके। वो सिर्फ समझो कि ये समझो कि आपका वो एक एनी डेस्क नहीं होता, एनी डेस्क आपको पता है, जी जी। आपके कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो। तो ये समझो इस तरह का काम है इसका।
लेकिन जैसे अभी उनका हमारे साथ लिंक ही नहीं है, जैसे एम्प्लॉयर मेरी जो कंपनी है उसका मेरे उसके साथ लिंक नहीं है, तो वो फिर उसका कैसे होगा फिर शो? यार अभी लिंक नहीं है तो फिर तो शो नहीं होगा ना, लिंक है तो फिर शो होगा। मीन्स अभी के तो सर लिंक ये नहीं ऐसा इंटरमीडिएट वाला रोल करेंगे, राइट? है। जी बिल्कुल सैम भाई, बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया आपने, बिल्कुल यही है। ओके। अब्दुल समाद। अच्छा सर ये लिंक लिंक से रिलेटेड ये एक सवाल था मेरा। मुझे ये पूछना था कि ये अगर मेरा रिटर्न कोई ऐसा बंदा फाइल कर रहा है जो बेसिकली कोई ना फॉर्म रजिस्टर्ड है ना उसकी, और ना उसका कोई अपना कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है, तो अगर मेरी प्रोफाइल के अंदर वो उसका एनटीएन या उसका सीएनआईसी डलेगा तो भी लिंक हो जाएगा, या फिर उसका बिजनेस या एज अ फॉर्म रजिस्टर्ड होना जरूरी है? नहीं, वो बेसिकली उसका फॉर्म के तौर पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप वैसे आप ऐड करते रहो, ये पहले ऐसे हो जाता था, लेकिन अब आपका प्रॉपर आपको कोई एम्प्लॉयर या फर्म के तौर पे आपका कोई एनटीएन होना चाहिए। इस तरह तो मतलब ना किसी भी बंदे को ऐसे आप ऐड करने लग जाओगे। ठीक आपने है सर, किसी का ठीक है। किया? वो अलाउ ही नहीं करता। जी सर ये स्टार्टिंग पे रजिस्ट्रेशन फॉर पीओसी होल्डर क्या है सर, न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे? पाकिस्तान ओरिजिन सर्टिफिकेट आपको नहीं आइडिया इसका? पीओसी होल्डर कौन होता है सबसे पहले तो ये बताओ ना मुझे। सब सर जी। पीओसी कौन होता है भाई, पहले तो ये बताओ मुझे। सर ये पाकिस्तान ओरिजिन सर्टिफिकेट है ना, ये बेसिकली ऐसा होता है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल का रिश्तेदार है, जैसे उसकी कल को वाइफ वगैरह भी हो सकती है, किसी का बहन भाई था जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, उसके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, कोई फॉर्मर पाकिस्तान नेशनल था, उस तरह के वो सर्टिफिकेट्स ले ले तो उन्हें सर्टेन रिलैक्सेशन मिल जाती हैं वीजा वगैरह और दूसरे मामलात में ना। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। तो ये कह रहे हैं कि वो लोग भी यहाँ पर अगर एंट्रियां लेना चाहते हैं तो उसको तकरीबन ये सॉर्ट ऑफ जैसे पाकिस्तानी उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि बासानी आपको उसने ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट्स सपोज आपका इंटरनेशनल नंबर चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा ऐसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। पीओसी नंबर चाहिए, जो आपका सीएनएससी नंबर इस तरह इनका पीओसी नंबर होता है वो चाहिए। बाकी इस तरह की नई चीजें कोई खास है। बाकी अटैचमेंट में आप जाओगे वो शायद डिफरेंट चीज आपसे मांग रहा होगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि आप तो ये पीओसी वाली पहले ना एफबीआर विजिट करना पड़ता था इसके लिए भी, अब तो ये इनकी मेहरबानी है, इन्होंने ये नया पोर्टल के बाद ये वाली चीजें डाल दी है। ये जिनका सीएनएससी नहीं ना होता, जो ये भाई जो बता रहे हैं, जो पीओसी वाले होल्डर होते हैं, जो पीओसी होल्डर होते हैं, उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है ये नीचे। सर ई एनरोलमेंट का भी थोड़ा सा बता दें। ई एनरोलमेंट में जान ये क्लिक करके देख लो, ये सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन मांगता है। ई एनरोलमेंट में मैंने बताया कि एफबीआर के पास पार्सल इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, तो आपसे बस ये वाली इन्फॉर्मेशन चार होता है बस। कैसे पता लगेगा कि इस बंदे का ई एनरोलमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करनी? जब आप मैसेज करोगे ना, वो आप रजिस्टर करोगे तो आएगा कि यार ये वाला बंदा जो है ना, ई एनरोलमेंट इसकी होनी चाहिए, ठीक है, वो खुद ब खुद बोल देगा, ठीक है। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप फॉर्म फिल करोगे, वो कहेगा ई एनरोलमेंट करो इसकी। एक आखिरी चीज बता दें सर। सर जो लोग अभी टैक्स एक्टिव हो रहे हैं तो ये 30 जून के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे? यार ये वाली बात मैंने ऐसे नहीं बतानी, मैं डिटेल में बताऊंगा ऐसे ही, ठीक है। एटीएल में पूरा लेक्चर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। सर ये टैक्स पेयर की जो आपने लिक्विडेशन और वो डेट जो डलवाई थी, उसके हवाले से एक सवाल था कि अगर जैसे यहाँ पे कुछ जैसे हाल में कुछ पाकिस्तानी इस तरह के जो मुल्क छोड़ के ही जा रहे हैं परमानेंटली, मतलब बाहर ही अब उन्होंने सेटल होना है, यहाँ वापस आना ही नहीं है, तो उस केस में लिक्विडेशन उसके लिए सेक्शन मेरे ख्याल है कि आई बिलीव जो सेक्शन है ना 100 आपका 18 है मेरा ख्याल, आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें लिखा हुआ कि अगर कोई बंदा परमानेंटली लीव कर रहा है पाकिस्तान को, उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर वो जो अभी एफटीओ की इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें भी मतलब कुछ हेल्प हो सकती है? नहीं, उसका उसके साथ लिंक नहीं है। कानून इस बात की तो कानून इजाजत दे रहा है, जो बंदा लीव कर रहा है उसको
वो अपना फाइनल रिटर्न फाइल करनी है, ये तो कानून के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन सर प्रैक्टिस में तो यूजुअली ये होता है ना कि अब डिसकंटिन्यूएशन हम फाइल भी कर देते हैं और उसकी फाइनल रिटर्न भी हम फाइल कर देते हैं, बट वो एनटीएन का डी रजिस्टर होता ही नहीं है। वो एनटीएन हमेशा एक्टिव ही आ रहा, मतलब रजिस्ट्रेशन आ ही रही होती है उसकी। वो ये बस थोड़े से फ्लॉज हैं, इस वजह से उन्होंने ना थोड़ा सा उनको हुक्म किया कि आप जो है ना आप हमें बताएं, ठीक है ना। इसी सिलसिले में उन्होंने भी हुक्म किया कि उन्होंने कहा कि आप अपना एक सिस्टम बनाएं, एक मैकेनिज्म बनाएं जिसमें जो है ना आप हमें बता सकें, ठीक है, कि आप कैसे इस चीज़ को आगे फ्यूचर में देखते हैं कि कैसे आप इसको हल करें। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर आईडी और लॉगिन रिकवरी के ऊपर अलग लेक्चर होगा या इसी में कवर हो गया ये? क्या चीज़ है सर आईडीज और लॉगिन रिकवरी, जिसमें पासवर्ड भूल जाता है बंदा, ईमेल, मोबाइल नंबर, इस तरह की रिकवरी के लिए अलहदा? रिकवरी वाला बताना है ना, वो तो नहीं बताना ना अभी। राइट सर। सेक्शन 114 का सब सेक्शन जो 3 है ना, वो आपको बताता है कि जो परमानेंटली पाकिस्तान को छोड़ रहा है ना, वो साहब जो है ना अपने फाइल रिटर्न वगैरह फाइल करके जाए। ठीक है, चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। सी यू, अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।